ये कहानी कोलकाता की उन नम और सकरी गलियों की है जहां स्वाभिमान और ईमानदारी की जंग रोजाना लड़ी जाती है। वकील सतीश बाबू, जो महज 6 पैसे बचाने के लिए मीलों पैदल चलते थे, उनके सामने अचानक एक रात गहनों का रहस्यमयी बक्सा आ खड़ा हुआ। एक तरफ इकलौती बेटी का टूटता हुआ रिश्ता और दूसरी तरफ लावारिस पड़ा हुआ बेशकीमती खजाना। क्या सतीश बाबू का ज़मीर इस प्रलोभन के आगे घुटने टेक देगा या फिर उनकी ईमानदारी एक ऐसा चमत्कार करेगी जिसकी कल्पना भी नामुमकिन थी? चलिए सुनते हैं डिजिटल नॉवेल वर्ल्ड की पेशकश गहनों का बक्सा। सर्दियों की एक ढलती हुई उदास शाम है। अलीपुर की ठंडी और बर्फीली हवाओं के बीच एक प्रौढ़ सज्जन खदर ईरापुर की ओर जाने वाली सड़क पर बहुत धीरे धीरे अपने थके हुए कदम बढ़ा रहे हैं। उनके बदन पर एक पुराना और जगह जगह से घिस चुका काले रंग का सर्ज का चपकन है। उनके कंधे पर लपेटा हुआ चादर किसी सूखी और लिपटी हुई रस्सी की तरह बेतरतीब लटका हुआ है। उनकी उम्र 40 का आंकड़ा पार कर चुकी है। रंग गोरा है, पर चेहरे पर छाई हुई बरसों की थकान और मानसिक संघर्ष ने उस स्वाभाविक रंगत को पूरी तरह दबा दिया है। बड़ी बड़ी मूंछों के नीचे उनका साफ मुंडा हुआ चेहरा और कोटरों में धसी हुई आंखें उनकी गंभीर शारीरिक दुर्बलता और भीतर सुलगती चिंताओं की स्पष्ट गवाही दे रही हैं। वे इतना धीमे चल रहे हैं जैसे उनके पैरों में अब अपनी देह का और बोझ उठाने की रत्ती भर भी शक्ति शेष न बची हो। सड़क पर ढोंग ढोंग की कर्कश आवाज करती हुई ट्राम तेजी से उनके पास से गुजरती है तो वे किसी डरे हुए पंछी की तरह सहम कर सड़क के किनारे हट जाते हैं। धूल उड़ाती हुई बेलगाम मोटर गाड़ियां पीछे से किसी हिंसक जंगली पशु की तरह उन पर झपटने की कोशिश करती हैं, पर शायद उनका जीवन अभी शेष है, इसलिए वे गाड़ियां उन्हें कुचलने में तो विफल रहती हैं, पर धुएं और मटमैली धूल के गुबार से उनके पहले से ही मैले कपड़ों को और भी गंदा और बदरंग कर देती है। जैसे ही वे खदिरपुर के पुराने गिरजाघर के पास पहुंचते हैं, वैसे ही सड़क के किनारे लगे गैस के लैंप मध्यम रोशनी के साथ एक एक करके जल उठते हैं। पुल के सामने वाले व्यस्त चौराहे पर पहुंचते ही अखबार बेचने वाले छोटे लड़के उनकी ओर भागते हैं और कान फोड़ देने वाली आवाज में चिल्लाते हैं, बाबूजी ताजा खबर, नायक पढ़िए बाबूजी। 5 कौड़ी बाबू ने गांजा पीकर बहुत गालियां दी हैं। आज की बासुमती देखिए बाबूजी, बड़ा गजब का कांड हो गया। लेकिन वे सज्जन उन शोर मचाते लड़कों की ओर एक सरसरी नजर भी नहीं डालते और उन्हें पूरी तरह अनसुना करते हुए मोड़ मुड़कर पद्मपुकुर की पतली सड़क पकड़ लेते हैं। करीब 5-7 मिनट तक और चलने के बाद वे एक छोटे से 2 मंजिला मकान के सामने आकर ठिठक जाते हैं। घर के मुख्य द्वार के पास एक पुरानी और रंग उड़ी हुई लकड़ी की तख्ती लटकी है, जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा है, श्री सतीश चंद्र बसु, MA BL, वकील जज कोर्ट अलीपुर। हाँ, यही सतीश चंद्र बसु हैं। उनकी जर्जर हालत, पिचके हुए गाल और फटेहाल वेशभूषा को देखकर आज यह विश्वास करना अत्यंत कठिन है कि वे कोलकाता विश्वविद्यालय की सर्वोच्च शैक्षणिक उपाधियों से सम्मानित प्रखर बुद्धिजीवी हैं। पिछले 15 वर्षों से वे अलीपुर की अदालत के अंधेरे गलियारों में वकालत कर रहे हैं, पर आज भी महज 6 पैसे बचाने के लिए वे ट्राम की आरामदायक सवारी नहीं करते। दिन भर कोर्ट के कमरों और बेंचों पर अपनी चप्पलें घिसने के बाद और भूख प्यास से बेहाल होने के बावजूद वे यह 1.5 मील का लंबा रास्ता पैदल ही तय करते हैं और यह उनकी रोज की दिनचर्या है। उन 6 पैसों का महत्व उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। 6 पैसे आज के बाजार के हिसाब से लगभग आधा किलो चावल की कीमत के बराबर हैं, जिससे एक अभावग्रस्त इंसान का 2 वक्त का पेट आराम से भर सकता है। यदि महीने भर ये पैसे नियम से बचाए जाएं तो अंत में एक जोड़ी नए वस्त्र खरीदे जा सकते हैं। सतीश बाबू जैसे संघर्षशील पिता के लिए 6 पैसे नाली में फेंकने की चीज बिल्कुल नहीं है। उनके दस्तक देते ही घर की पुरानी वफादार नौकरानी ने आकर किवाड़ खोल दिया। भीतर प्रवेश करते ही दोनों तरफ 2 बैठक खाने बने हैं। एक सतीश बाबू का अपना दफ्तर है, जहां वे मुकदमों की फाइलें और कानूनी किताबें देखते हैं, और दूसरा उनके पुत्र विमल कुमार के पढ़ने का कमरा है। यदि कभी कोई दूर का मित्र या मेहमान आ जाए तो इसी कमरे में उनके विश्राम की व्यवस्था की जाती है। घर के और भीतर जाने पर एक छोटा सा आंगन है, जिसके 3 तरफ ढके हुए बरामदे बने हैं। एक बरामदे के अंधेरे कोने में ऊपर जाने वाली लकड़ी की सीढ़ियां हैं, जिसके मुहाने पर मिट्टी के तेल की एक छोटी सी ढिबरी मरणासन्न रोशनी के साथ टिमटिमा रही है। सतीश बाबू अपने भारी और थके हुए कदमों से सीढ़ियां चढ़कर अपने शयन कक्ष में प्रवेश करते हैं।
कमरे के बीचों बीच एक छोटी सी पुरानी मेज रखी है, जिस पर किताबें और कानूनी कागज बेतरतीब तरीके से बिखरे हुए हैं। मेज के ठीक केंद्र में एक लैंप जल रहा है, जो अपनी मध्यम और पीली रोशनी से कमरे के सघन अंधेरे को चीरने की एक नाकाम कोशिश कर रहा है। उस मेज के सामने लकड़ी की एक अकेली पुरानी और हिलती हुई कुर्सी रखी है, जो सतीश बाबू की थकी हुई पीठ की प्रतीक्षा कर रही है। थकान से पूरी तरह चूर सतीश बाबू ने बहुत ही भारी स्वर में अपने नौकर राम टहल को पुकारा, पर घर के गहरे सन्नाटे से कोई भी उत्तर वापस नहीं मिला। वे हार कर अपनी उसी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर ढह गए और झुककर अपने जूतों के फीते खोलने की कोशिश करने लगे। ठीक उसी समय उनकी पत्नी सरमा कमरे में दाखिल हुईं। वर्तमान युग के स्त्री अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधुनिक सिद्धांतों से कोसों दूर सरमा ने सहज भाव से झुककर अपने पति के धूल भरे जूते खोल दिए और उनके पैरों में घर में पहनने वाली हल्की चप्पलें पहना दीं। सतीश बाबू अपनी जगह से उठे और अपनी जेब से आज की वकालत की कुल जमा कमाई 4 चमचमाते हुए चांदी के सिक्के निकालकर पत्नी के हाथ में रख दिए। इसके बाद उन्होंने अपना मैला और पसीने से भीगा चपकन, कमीज और बनियान एक एक करके शरीर से अलग किए। सरमा ने उन सिक्कों को मेज पर सहेज कर रखा और पति के उतारे हुए वस्त्रों को अलमारी के बगल वाली लकड़ी की खूंटी पर टांग दिया। उन्होंने सतीश बाबू को पहनने के लिए एक साफ और कोरी धोती दी और उन 4 सिक्कों को संदूक में सुरक्षित बंद करते हुए कहा, तुम जल्दी से हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ गर्मा गर्म जलपान लेकर आती हूं। सतीश बाबू ने सादगी से पूछा, मनोरमा कहाँ है? सरमा ने सतीश बाबू की ओर देखते हुए उत्तर दिया, वो रसोई में है और रात के भोजन के लिए रोटियां बेल रही है। सतीश बाबू ने जूते के फीते ढीले करते हुए फिर पूछा, और बिमल? वो अभी तक नहीं दिखा? सरमा ने रसोई के काम में व्यस्त रहते हुए बताया, वो तो मैदान में फुटबॉल का मैच देखने गया है, अभी तक घर नहीं लौटा है। सतीश बाबू ने दीवार पर टंगी उस पुरानी और सुस्त पड़ती घड़ी की ओर दृष्टि डाली। शाम के 6 बज रहे थे और बाहर अंधेरा गहराने लगा था। उन्होंने हल्के मानसिक तनाव के साथ बुदबुदाया, 6 बज गए और वो अभी तक नहीं लौटा। ये कहते हुए वे भारी कदमों से बरामदे की ओर निकल गए और वहां रखे शीतल जल से अपने हाथ पैर और थके हुए चेहरे को धोने लगे। ताजे पानी के स्पर्श ने उनके मस्तिष्क की दिन भर की उलझन को थोड़ा शांत किया। थोड़ी देर बाद सरमा एक छोटी सी पीतल की रकाबी में पपीते के कुछ ताजे टुकड़े और 2 छोटे रस भरे रसगुल्ले लेकर आईं। उन्होंने उसे मेज के एक साफ कोने पर रख दिया। खिड़की के पास रखी मिट्टी की पुरानी सुराही से उन्होंने एक गिलास जल भरा और उसे भी मेज पर सजा दिया। सतीश बाबू बड़े इत्मीनान से जलपान करने लगे। पपीते का एक टुकड़ा उठाते हुए उन्होंने जिज्ञासा से पूछा, बताओ सरमा, आज दिन भर की क्या विशेष खबरें हैं? सरमा ने अपनी साड़ी के पल्लू से एक मुड़ा हुआ पुर्जा निकाला और धीरे से बोली, आज वो रिश्ता कराने वाली घटकी आई थी। उसने एक बहुत ही अच्छे और कुलीन परिवार के सुयोग्य पात्र का पता दिया है। सतीश बाबू की आंखों में अचानक एक चमक उभरी। उन्होंने पूछा, लड़का कैसा है? खानदान की प्रतिष्ठा कैसी है? सरमा ने विस्तार से बताया, लड़का अभी बीए की पढ़ाई कर रहा है और उसके पिता मुंगेर में सब जज के ऊंचे पद पर आसीन हैं। घटकी ने लड़के का नाम और पूरा पता इस कागज पर लिख दिया है। ये कहते हुए उन्होंने वो कागज सतीश बाबू की ओर बढ़ा दिया। सतीश बाबू ने उस पुर्जे को पढ़ा। उनकी पलकें एक पल के लिए थमी और फिर उन्होंने एक लंबी बोझल सांस लेकर कहा, हाँ, लड़का बीए पढ़ रहा है और बाप सब जज है। सरमा, क्या मुझ जैसे मामूली और संघर्षशील वकील में इतनी सामर्थ्य है कि मैं इतने बड़े खानदान से रिश्ता जोड़ सकूं? ये तो मेरी हैसियत के बाहर किसी हाथी को खरीदने जैसा दुस्साध्य काम होगा। सरमा ने उनके कंधे पर हाथ रखकर ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा, घटकी का कहना है कि लड़के ने खुद ये बात साफ कर दी है कि यदि उसे लड़की पसंद आ गई तो वो दहेज या रुपयों के लिए कोई भी अड़चन पैदा नहीं होने देगा। उसके माता पिता भी बहुत ऊंचे विचारों वाले और भले लोग हैं। उनका उद्देश्य शादी के बहाने व्यापार करना या पैसे कमाना बिल्कुल नहीं है। सतीश बाबू ने हर शब्द को बहुत गहराई से सुना। सरमा ने आगे बताया, लड़के की ये इच्छा है कि पहले उसके दोस्त आकर लड़की को देखें। यदि लड़की उन्हें और फिर लड़के को पसंद आ गई तो हमें उसके पिता को औपचारिक पत्र लिखकर बात आगे बढ़ानी होगी।
सतीश बाबू कुछ पल के लिए मौन हो गए। कमरे में जलते हुए लैंप की रोशनी उनके चेहरे के द्वंद्व को स्पष्ट कर रही थी। उन्होंने धीरे धीरे सहमति में अपना सिर हिलाया और बोले, ठीक है, उन्हें लड़की देखने के लिए बुला लो। मुझे मनोरमा के गुणों और उसके सौंदर्य पर पूरा विश्वास है। उसे कोई भी पारखी नजर नापसंद नहीं कर पाएगी। उसी समय उनका 15 वर्षीय पुत्र बीमल कुमार घर लौटा। वो काफी स्वस्थ और मजबूत कद काठी का किशोर था। उसके चेहरे पर खेल का उत्साह था। वो हांफते हुए अपने पिता को बड़े विस्तार से बताने लगा कि आज फुटबॉल के मैदान में किस टीम ने कितनी चतुराई और ताकत से विपक्षी टीम को गोल दिया। तभी मनोरमा भी रसोई के धुएं से बाहर निकल कर आई। उसने अपने आटे से सने हाथों को धो लिया था। वो मुस्कुराते हुए अपनी बड़ी बड़ी आंखों से भाई की फुटबॉल वाली कहानियां बड़े चाव से सुनने लगी। मनोरमा का सौंदर्य प्राकृतिक और अद्वितीय था। उसे देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो सकता था। उसकी छवि ऐसी थी कि उसे देखने के बाद किसी स्वर्ग की अप्सरा की कल्पना करना भी व्यर्थ लगता था। आधे घंटे बाद घर का दृश्य पूरी तरह अनुशासित हो चुका था। बगल वाले कमरे में फर्श पर एक पुरानी शतरंजी बिछी थी। सतीश बाबू उसके बीच में बैठकर बड़े आराम से हुक्का पी रहे थे। तंबाकू की महक और धुएं के छल्लों के बीच उनके एक तरफ बीमल और दूसरी तरफ मनोरमा अपनी अपनी किताबें खोलकर एकाग्रता से पढ़ाई में जुटे थे। सतीश बाबू का ये अटूट नियम था कि वे प्रतिदिन शाम को 2 घंटे खुद अपने बच्चों को पढ़ाया करते थे और उनकी शिक्षा की नींव पुख्ता करते थे। पटलडांगा के एक पुराने छात्रावास यानी हॉस्टल के एक तंग और किताबों के ढेरों से लदे कमरे में आज सुबह से ही 3 युवा मित्रों के बीच बड़ी गोपनीय और गंभीर चर्चा चल रही थी। सचिंद्र, जो कि उन प्रभावशाली सब जज साहब का इकलौता पुत्र है, थोड़ा झिझकते हुए कह रहा है, नहीं भाई, ये नाटक मुझसे नहीं हो पाएगा, तुम दोनों ही चले जाओ। क्षितीश ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, क्यों भाई, तुझे आखिर इस काम में डर किस बात का है? इस तरह नर्वस होने से जीवन कैसे चलेगा? निर्मल ने भी बात आगे बढ़ाई, अरे नहीं सचिन, तुम्हें भी हमारे साथ चलना ही चाहिए। क्या उन लोगों ने तुम्हें पहले कभी देखा है जो वे तुम्हें पहचान लेंगे? मामला दरअसल ये था कि उस घटकी के माध्यम से सतीश बाबू को एक गुप्त संदेश भिजवाया गया था कि आज रविवार की दोपहर को दूल्हे के 2 करीबी मित्र खदिरपुर जाकर कन्या का साक्षात्कार करेंगे। सतीश बाबू ने भी पूरे शिष्टाचार के साथ इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी थी। योजना के अनुसार दूल्हे के बाल सखा क्षितीश और नए दौर के कवि व सौंदर्य के पारखी निर्मल को लड़की की योग्यता परखने जाना था। पर आज क्षितीश ने शरारत में एक नया विचार रखा कि क्यों ना स्वयं दूल्हा भी अपना ही मित्र बनकर इस टोली का सदस्य बन जाए। निर्मल ने भी इस रोमांचक विचार का बड़े उत्साह से समर्थन किया। ये पूरी मंत्रणा केवल इन तीनों मित्रों के बीच ही सीमित थी। हॉस्टल के किसी भी अन्य छात्र को इसकी कानो कान भनक तक नहीं थी। सचिंद्र ने अपनी आशंका को स्वर देते हुए कहा, तुम दोनों जा रहे हो तो जाओ, मुझे क्यों इस षड्यंत्र में घसीट रहे हो? यदि बातों ही बातों में उन्हें जरा भी संदेह हो गया कि मैं ही वो भावी दूल्हा हूं तो बड़ी जगह हंसाई होगी, विशेषकर तब जब उन्हें ये संदेश दिया गया है कि दूल्हे के 2 दोस्त आएंगे और वहां हम 3 पहुंच जाए। क्षितीश ने अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए मुस्कुराकर तर्क दिया, अरे 2 की जगह 3 दोस्त पहुंच जाएंगे तो क्या वे हमें घर से धक्के मारकर निकाल देंगे? भारतीय संस्कृति में अतिथि के बढ़ने से तो सत्कार ही बढ़ता है। वहां जो भी संवाद होगा वो हम दोनों ही संभाल लेंगे। तू बस एक मूक दर्शक बनकर चुपचाप बैठा रहना और अपनी आंखों से अपनी होने वाली जीवन संगिनी को देख लेना। आखिर तेली पसंद का सवाल है, तो खुद नहीं देखेगा तो क्या निर्मल के काव्य वर्णन पर भरोसा करेगा? क्या ये कॉलेज की कोई हाजिरी है कि प्रॉक्सी यानी दूसरे के नाम पर हाजिरी लगाने से काम चल जाएगा? क्यों निर्मल, क्या विचार है? निर्मल ने तुरंत समर्थन में अपना सिर हिलाया, बिल्कुल सही तर्क है। सचिंद्र अंततः अपने मित्रों के हट के आगे मान गया और बोला, ठीक है, एक अजनबी दोस्त बनकर ही सही मैं साथ चलूंगा, पर अचानक अगर उन वकील बाबू ने मेरा नाम पूछ लिया तो क्या कहूंगा? क्षितीश में एक मजेदार ठहाका मारते हुए जवाब दिया, तू पागल है क्या? क्या वो सतीश बाबू कोई अनपढ़, गंवार या बुद्धिहीन इंसान है जो पहली मुलाकात में ही तेरा नाम, वंशावली और वेतन पूछने बैठ जाएंगे? वे एक MABL वकील हैं, उन्हें शिष्टाचार का पूरा ज्ञान है। काफी तर्क वितर्क के बाद सचिन राजी हो गया। दोपहर के 3 बजते बजते तीनों दोस्त सज धज कर बाहर निकले। उन्होंने ट्राम की सवारी की और धर्मतला पहुंचे। वहां से उन्होंने आने जाने का किराया तय करके रबर के पहियों वाली एक शानदार और आरामदायक फिटन गाड़ी ली। ठीक 4 बजे वे खदीरपुर में सतीश बाबू के घर के सामने गौरव के साथ पहुंचे।
सतीश बाबू सफेद धोती और साफ कुर्ता पहनकर तैयार थे। वे अपने दफ्तर वाले कमरे में गंभीरता के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही फिटन गाड़ी घर के अहाते में आकर रुकी, वे खुद स्वागत के लिए बाहर आए और बड़े ही आदर के साथ तीनों युवकों को भीतर ले आए। बीमल वहां मुस्तैद खड़ा था। वो मेहमानों को देखते ही उत्साह में ऊपर घर के भीतर खबर देने के लिए भाग। सतीश बाबू उन्हें लेकर अपने दफ्तर वाले कमरे में आए। वहां एक मेज के पास सिर्फ एक ही कुर्सी रखी थी। बगल में एक बड़ा और चौड़ा लकड़ी का तख्तपोश था, जिस पर एक सुंदर जाजिम की चादर बिछी थी और मखमली गोल तकिए लगे थे। सतीश बाबू स्वयं उसी तख्तपोश के एक कोने पर बैठ गए और युवकों को भी उसी पर विराजने का संकेत दिया। बीमल भी अपनी फुर्ती के साथ वापस आया और अपने पिता के पास सटकर बैठ गया। सतीश बाबू ने औपचारिक बातों की शुरुआत की और आज के समाज में बढ़ती हुई दहेज प्रथा पर चर्चा छेड़ दी। उन्होंने सूक्ष्मता से गौर किया कि ये तीनों युवक, आधुनिक युवक भी इस कुप्रथा को अत्यंत अभद्र और अमानवीय मानते थे। सतीश बाबू ने मर्यादावश किसी का नाम तो नहीं पूछा, पर बातों बातों में ये जरूर जान लिया कि कौन सा युवक क्या पढ़ता है और कहाँ का निवासी है। उन्होंने दूल्हे के परिवार के बारे में भी पूछा कि वो कितने भाई हैं, लड़के ने कौन सी परीक्षा किस श्रेणी में उत्तीर्ण की है और उसका सामान्य स्वास्थ्य कैसा रहता है। कुछ देर की औपचारिक और नपी तुली बातचीत के बाद सतीश बाबू अपनी जगह से खड़े हुए। उन्होंने शालीनता के साथ मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग कृपया 2 मिनट धैर्य रखिए, मैं अभी आता हूं। ये कहकर वे अपने पुत्र बीमल को साथ लेकर कमरे से बाहर चले गए। जैसे ही वे कमरे से बाहर निकले, क्षितीश ने अपनी गर्दन झुकाकर सचिन के कान में फुसफुसाते हुए कहा, अब वे शायद लड़की को दिखाने लाने गए हैं। क्यों? निर्मल ने तख्तपोश की जाजिम पर हाथ मारते हुए धीरे से कहा, पक्का? वैसे इस छोटे भाई के चेहरे मोहरे और स्वास्थ्य को देखकर तो यही लगता है कि इसकी बहन भी काफी सुंदर और कांतिवान होगी। यदि वो अपने भाई की शारीरिक बनावट पर गई है तो सचिन बाबू, समझो तुम्हारा काम बन गया। सचिन ने अपनी तेज होती धड़कनों को काबू करने की कोशिश की। उसने दबी आवाज में हंसकर अपने मित्रों से कहा, तुम लोग जिस तरह पसंद की बात कर रहे हो, मुझे हंसी आ रही है। क्या वो लड़की कोई कविता है जिसे पढ़कर मैं पसंद कर लूं? निर्मल ने चुटकी लेते हुए कहा, धैर्य रखो दोस्त, देखते हैं कि तुम्हारी किस्मत के पन्ने पर ईश्वर ने किस तरह की कविता लिखी है। कुछ ही मिनट बीते थे कि सीढ़ियों की ओर से पाजेब की मधुर झुनझुन सुनाई देने लगी। बैठक खाने में बैठे तीनों युवकों के चेहरों पर एक शरारत भरी मुस्कान तैर गई और उन्होंने अर्थपूर्ण नजरों से एक दूसरे की ओर देखा। सतीश बाबू अपनी लाडली कन्या का हाथ थामे कमरे में गर्व के साथ प्रवेश कर रहे थे। मनोरमा ने आज एक विशेष जरी के किनारे वाली कत्थई रंग की रेशमी साड़ी पहनी थी। साड़ी के साथ मेल खाता हुआ उसी रंग का एक रेशमी जैकेट उसके बदन पर बहुत फब रहा था। उसकी दोनों कलाइयों में 4-4 यानी कुल 8 कांच की पतली चूड़ियां खनक रही थी। उसके काले और घने बालों में एक चमकदार पॉलिश वाली बड़ी कंघी लगी थी और उसके दोनों तरफ तितली के आकार वाले 2 खूबसूरत हेयरपिन सजे थे। मेज के पास रखी उस अकेली लकड़ी की कुर्सी की ओर इशारा करते हुए सतीश बाबू बोले, यही मेरी बेटी मनोरमा है। मनोरमा ने अपनी लंबी पलकें संकोचवश झुका रखी थीं। वो शालीनता से कुर्सी पर बैठ गई और उसने युवकों की ओर हाथ जोड़कर एक गरिमापूर्ण नमस्कार किया। क्षितीश और निर्मल दोनों ही एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे कि पहले संवाद कौन शुरू करे। जब निर्मल को पूरी तरह चुप और वाक्विमूढ़ पाया तो क्षितीश ने ही मोर्चा संभाला और बड़ी कोमलता से पूछा, तुम्हारा शुभ नाम क्या है? लड़की ने बिना अपनी नजरें उठाए ही अत्यंत धीमी और सुरीली आवाज में उत्तर दिया, मनोरमा। क्षितीश ने अगला प्रश्न किया, अभी तुम किन पुस्तकों का अध्ययन कर रही हो? मनोरमा ने स्पष्ट और सधी हुई आवाज में कहा, अभी मैं ग्रीस के पौराणिक किस्से और परियों की कहानियां यानी फेरी टेल्स पढ़ रही हूं। तीनों युवक यह सुनकर पूरी तरह से हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद थी कि यह लड़की आख्यान मंजरी, चारू पाठ या ज्यादा से ज्यादा मेघनाद वध जैसा कोई पुराना और बोझिल बांग्ला ग्रंथ पढ़ रही होगी, पर अंग्रेजी पुस्तकों के नाम और मनोरमा के शुद्ध उच्चारण ने उन्हें भीतर तक चौंका दिया। सचिंद्र के मन में एक सुखद अनुभूति जाग उठी और वे तीनों मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। अब निर्मल ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी और जिज्ञासा के साथ पूछा,
तुम किस स्कूल में शिक्षा ग्रहण करती हो? मैं किसी स्कूल में नहीं जाती, घर पर ही पिताजी के पास अपनी पढ़ाई करती हूं। सतीश बाबू ने अपनी बेटी की बुद्धिमत्ता पर गर्व से मुस्कुराते हुए बीच में टोककर कहा, बांग्ला साहित्य की तो लगभग सभी श्रेष्ठ पुस्तकें इसने बहुत पहले ही पढ़ ली हैं। निर्मल ने मनोरमा की ओर देखकर अगला सवाल दागा, क्या तुमने रवि बाबू का काव्य पढ़ा है? मनोरमा के चेहरे पर एक कोमल आभा उभरी और उसने धीरे से कहा, जी हां, मैंने पढ़ा है। क्या उनकी कोई कविता तुम्हें कंठस्थ है? क्या वो हमें सुना सकती हो? मनोरमा के होठों पर एक बहुत ही सूक्ष्म और रहस्यमयी मुस्कान आई और उसका लज्जा से झुका हुआ चेहरा थोड़ा और झुक गया। सतीश बाबू बड़े स्नेह से बोले, रवि बाबू की तो ढेरों कविताएं इसे जुबानी याद हैं। बेटी, शर्माओ मत, एक सुंदर कविता सुना दो इन बाबू लोगों को। मनोरमा ने अपना गला साफ किया। उसकी सुरीली आवाज ने कमरे के वातावरण को एक जादुई शांति से भर दिया। उसने सुनाना शुरू किया। एक समय पुलकित प्रभात के प्रकाश में पंछी गा रहे थे। उसने कविता की पहली पंक्ति से लेकर अंतिम शब्द तक इतनी निपुणता, लय और भाव के साथ सुनाया कि कमरे में एक जादुई सन्नाटा छा गया। जब वो चुप हुई तो क्षितीश मंत्रमुग्ध होकर बोल पड़ा, वाह, बहुत ही सुंदर। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई तो वाकई बहुत श्रेष्ठ और उच्च स्तर की है। अच्छा, मैं एक और व्यावहारिक बात पूछना चाहता हूं। क्या तुमने रसोई का काम या भोजन बनाना भी सीखा है? मनोरमा ने बिना बोले ही अपनी गर्दन को धीरे से झुकाकर यह संकेत दिया कि उसे गृह कार्य का पूरा ज्ञान है। सतीश बाबू ने पूरी दृढ़ता और आत्मविश्वास से कहा, रसोई और घर के कामकाज के मामले में आप मेरी बेटी में कोई कमी नहीं पाएंगे। घर की साफ सफाई से लेकर चूल्हा चौका संभालने तक मेरी मां ने सब कुछ बहुत अच्छे से और निपुणता से सीख लिया है। यदि कभी अचानक घर के महाराज यानी रसोइया भाग भी जाए तो आपको बाजार से खाना मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो दाल भात और तरकारी जैसी साधारण चीजें भी इतनी स्वादिष्ट बनाती है कि घर के सब लोग पूरी तरह तृप्त हो जाएंगे। क्षितीश खिलखिलाकर हंसा और प्रभावित होकर बोला, सतीश बाबू, ये बात सुनकर मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई है। निर्मल, तुम बुरा मत मानना भाई, पर रवि ठाकुर की कविता सुनाने से कहीं ज्यादा बड़ी बहादुरी और हुनर ये है कि समय पड़ने पे घर के लोगों को भूखा ना रहने दिया जाए। ये सुनते ही कमरे में हंसी की एक लहर दौड़ गई। सतीश बाबू भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने संतोष के साथ कहा, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। यदि आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो बेझिझक पूछें। क्षितीश ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, नहीं सतीश बाबू, अब और कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। देखकर और सुनकर हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। अब हम और अधिक कष्ट नहीं देंगे। सतीश बाबू ने एक गहरी और संतोषजनक मुस्कुराहट के साथ उन युवकों की ओर देखा और बोले, अच्छा, आप लोग थोड़ा बैठिए, मैं अभी आता हूं। यह कहकर वे अपनी लाडली कन्या मनोरमा का हाथ थामकर घर के भीतरी हिस्से यानी अंतःपुर की ओर चले गए। जैसे ही सतीश बाबू की ओंठ हुई, क्षितीश ने बगल में बैठे शचीन्द्र को एक जोरदार कोहनी मारी और दबी आवाज में फुसफुसाते हुए पूछा, क्यों रे, पसंद आई क्या? शचीन्द्र ने अपनी घबराहट और बढ़ती धड़कनों को छुपाने की नाकाम कोशिश की और पलटकर पूछा, पहले तुम दोनों अपनी ईमानदार राय बताओ, तुम लोगों को वो कैसी लगी? क्षितीश ने भारी उत्साह के साथ तख्तपोश पर अपना हाथ टिकाते हुए कहा, भाई, सच कहूं तो मुझे तो लड़की बहुत ही अच्छी लगी। उसकी आवाज और तमीज का क्या कहना। निर्मल ने अपने होंठ सिकोड़े और थोड़ा गंभीर अंदाज में बोला, देखो भाई, लड़की सुंदर तो है, पर उसे कोई आसमान से उतरी परी नहीं कह सकता। उसमें कुछ मानवीय साधारणता भी है। शचीन्द्र ने पूरी दृढ़ता के साथ निर्मल की बात काट दी, मुझे वो बहुत पसंद आई है। मुझे किसी परिवरी की कोई जरूरत नहीं है भाई, उसका सादापन ही उसकी असली खूबसूरती है। क्षितीश ने खिलखिलाकर हंसते हुए चुटकी ली, क्यों रे, क्या तू ये बात पूरी गंभीरता से कह रहा है? शचीन्द्र की आंखों में एक अनोखी चमक थी। उसने मजबूती से कहा, बिल्कुल सच। निर्मल, तुम अब इसमें कोई भी मीन मेख या तर्क मत निकालना भाई। मैं इसी लड़की से विवाह करूंगा। मेरा निर्णय अंतिम है। निर्मल ने हार मानते हुए मुस्कुराकर कहा, चलो ठीक है, परी ना सही, पर लड़की वाकई बहुत सुंदर है। ये तो मैंने पहले ही कह दिया था। उसका रंग बिल्कुल गुलाब जैसा गुलाबी तो नहीं है, पर बंगाली घरों में वैसा रंग मिलता ही कहाँ है। वैसा रंग चाहिए तो पारसी या अरमानी लड़कियां ढूंढनी पड़ेंगी।
संस्कृत में जिसे गौरी कहते हैं, ये लड़की बिल्कुल वैसी ही है। चेहरे, आंखों और शारीरिक बनावट में भी कोई कमी नहीं है। तो शचींद्र, तुम पूरी निश्चिंता से इससे शादी कर सकते हो। शचींद्र ने एक लंबी और राहत भरी सांस ली और बोला, मेरी तो अब यही प्रबल इच्छा है। बस अब तुम दोनों दादा लोग ये देखना कि कहीं तकदीर का ये मौका हमारे हाथ से फिसल न जाए। इधर घर के भीतर जैसे ही सतीश बाबू दाखिल हुए, उनकी पत्नी सरमा ने अत्यंत उत्सुकता से उन्हें घेर लिया। उन्होंने फौरन घबराहट और उम्मीद के साथ पूछा, क्या समझे? उन्हें हमारी मनोरमा पसंद आई? उन लोगों ने क्या क्या सवाल पूछे? क्या वे संतुष्ट दिखे? सतीश बाबू खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, अरे उन्होंने तो मनोरमा से ऐसे सवाल पूछे जैसे कोई अनुभवी वकील कोर्ट में जिरह कर रहा हो। उन्होंने उसकी हर कला को परखा। बस उनमें से एक लड़का था जो बिल्कुल सीधा और भला मानस लग रहा था, बाकी दो तो साक्षात जुगू निकले। खैर, उनकी शारीरिक भाषा से मुझे यही लगा कि उन्हें लड़की पसंद आ गई है। क्या मेहमानों के लिए जलपान पूरी तरह तैयार है? सरमा ने मुस्कुराकर राहत की सांस ली और कहा, हाँ, सब तैयार है। बगल वाले कमरे में मैंने बहुत ही करीने से सब सजाकर रख दिया है। तुम उन्हें पूरे आदर के साथ भीतर ले आओ। शानदार जलपान और आत्मीय आवभगत के बाद जब तीनों युवक विदा लेने के लिए अपनी फिटन गाड़ी के पास पहुंचे, तो क्षितीश ने सतीश बाबू को थोड़ा किनारे ले जाकर बहुत ही धीमी और गोपनीय आवाज में कहा, सतीश बाबू, आपसे 1 मिनट एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। जरा इस तरफ अकेले में आइए। सतीश बाबू थोड़े हैरान हुए और बोले, बाहर रास्ते पर क्यों? आप भीतर कमरे में ही आइए। बाकी दोनों गाड़ी में बैठें, तब तक हम शांति से बात कर लेते हैं। बैठक खाने के एकांत में पहुंचते ही क्षितीश ने रहस्यमयी अंदाज में फुसफुसाते हुए कहा, सतीश बाबू, खुशखबरी ये है कि लड़की दूल्हे को पूरी तरह पसंद आ गई है। सतीश बाबू की आंखें विस्मय से फटी की फटी रह गईं। वे अचंभे से बोले, पसंद आ गई? पर आपको इतनी जल्दी ये कैसे पता चला? क्षितीश ने एक मजेदार ठहाका लगाया और सारे सच से पर्दा उठा दिया। वो जो लड़का वहां चुपचाप और सीधा सादा बनकर बैठा था, वही तो असल में असली दूल्हा शचींद्र है। ये लीजिए उनके पिता का पूरा पता। अब आप उन्हें औपचारिक पत्र लिखिए। पर हाँ, ये बात पूरी तरह गुप्त रखिएगा कि हम लोग खुद छुपकर लड़की देखने आए थे। आप पत्र में ऐसे लिखिएगा कि जैसे आपको कहीं से गुप्त खबर मिली है कि अमुक बाबू का एक विवाह योग्य सुयोग्य पुत्र है जो कोलकाता में पढ़ता है। बस इसी जानकारी के आधार पर आप उन्हें रिश्ता भेज रहे हैं। समझे आप? सतीश बाबू गदगद हो गए। उन्होंने क्षितीश का हाथ थामकर कहा, अच्छा बेटा, तुम बैठो, मैं कल ही पत्र लिखूंगा और तुम्हारी इन बातों को राज ही रखूंगा। लेकिन बेटा, वो सब जज साहब हैं। यदि उन्होंने दहेज के नाम पर बहुत बड़ी रकम मांग ली तो क्या होगा? मैं वकालत जरूर करता हूं, पर मेरी हालत तुम देख ही रहे हो। जैसे तैसे गुजारा होता है। मैं इतनी बड़ी राशि कहां से ला पाऊंगा? क्षितीश ने उन्हें ढांढस बंधाया और बड़े भरोसे के साथ कहा, आप उस बात की बिल्कुल चिंता ना करें, सब ठीक कर लिया जाएगा। मैं शचीन के पिता महेंद्र बाबू को बचपन से जानता हूं। वे बहुत ही ऊंचे दर्जे के इंसान हैं। शचीन की मां भी बहुत भली महिला हैं। ये विवाह संपन्न हो, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। आप बस निश्चिंत रहिए। आपकी बेटी हमारे शचीन को बहुत ज्यादा पसंद आई है। सतीश बाबू का हृदय खुशी और कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने अत्यंत भावुक होकर कहा, बहुत अच्छा बेटा, मैं कल ही पत्र लिख दूंगा। ये कहकर वे बैठक खाने से बाहर आए और क्षितीश की फिटन गाड़ी तक उन तीनों युवकों को ससम्मान छोड़ने गए, जिसे वे कुछ समय पहले तक एक साधारण और चुपचाप रहने वाला सीधा साधा लड़का समझकर अनदेखा कर रहे थे। अब सतीश बाबू की पारखी और अनुभवी नजरें उसी युवक को बड़े गौर से और गहराई से निहार रही थीं। शचींद्र ने जब महसूस किया कि उसके होने वाले ससुर की तीखी और खोजी निगाहें उसी के व्यक्तित्व पर टिकी हैं, तो वह संकोच और लोकलाज के मारे बुरी तरह झेंप गया। उसने लज्जावश अपनी गर्दन झुका ली और जमीन की ओर देखने लगा। बिना एक पल की भी देरी किए उसी रात सतीश बाबू हाथ में अपनी पुरानी कलम थामकर और दवात खोलकर दूल्हे के पिता को औपचारिक पत्र लिखने बैठ गए। शचींद्र का शांत स्वभाव और सुदर्शन रूप उन्हें भी बहुत भा गया था। लड़का न केवल शिष्ट और सुशील था, बल्कि देखने में भी सुदृढ़ और स्वस्थ शरीर वाला था। बगल में बैठी सरमा अपनी खुशी को रोक नहीं पा रही थी।
वे बार बार अपनी साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछती और कहती, हमारी मनोरमा के प्रबल भाग्योदय से ही उसे ऐसा योग्य और सुंदर वर मिल रहा है। चौथे दिन मुंगेर से वह बहुप्रतीक्षित पत्र उत्तर के रूप में आ पहुंचा। सब जज महेंद्र घोष महाशय ने बहुत ही सुलझे हुए और मर्यादित शब्दों में लिखा था, मेरी धर्मपत्नी की यह विशेष इच्छा है कि इसी माघ के पवित्र महीने में शचीन्द्र का विवाह पूर्ण रूप से संपन्न कर दिया जाए। इसका मुख्य कारण यह है कि अगले वर्ष बाबूजी यानी शचीन्द्र की परीक्षाओं का बहुत मानसिक दबाव रहेगा। ज्योति विज्ञान के अनुसार परीक्षाएं समाप्त होते ही उसका जोड़ा वर्ष प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह करना वर्जित माना गया है। पर विवाह के बंधन में बंधने से पूर्व एक बार स्वयं परिवार द्वारा लड़की को देखना अनिवार्य है। मैंने आज ही शचीन्द्र को पत्र भेज दिया है कि वह अपने एक दो विश्वासपात्र मित्रों के साथ आपके घर जाकर कन्या का साक्षात्कार कर लें। यदि लड़की उसे पूर्णतः पसंद आ गई और अन्य व्यवहारिक विषय भी मनोअनुकूल रहे तो माढ़ के महीने में ही घर में शहनाइयां गूंजेंगी। पत्र पढ़कर सरमा खिलखिलाकर हंस पड़ी और मजाक में बोली, इन भोले सब जज साहब को खबर भी नहीं है कि बाबूजी तो रामायण शुरू होने से पहले ही राम की भूमिका निभा चुके हैं। वे तो खुद ही कन्या देख आए हैं। पर सतीश, इस पत्र में लिखे अन्य विशेष शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? सतीश बाबू ने एक लंबी और बहुत भारी सांस छोड़ी। कमरे के उजाले में उनका चेहरा अचानक फीका पड़ गया। वे उदास स्वर में बोले, अन्य विषय ही तो इस पूरे विज्ञान की सबसे बड़ी बाधा है शर्मा। इसका सीधा सा मतलब है कि क्या दहेज की भारी रकम पर हमारी और उनकी सहमति बन पाएगी? क्या हम उनकी मांगों के बोझ को उठा पाएंगे? खैर, सतीश बाबू ने शचीन्द्र और क्षितीश को अगले रविवार के विशेष भोजन पर आमंत्रित किया। जब वे दोनों नियत समय पर आए तो सतीश बाबू ने उन्हें मुंगेर से आया वह गंभीर पत्र दिखाया। क्षितीश ने अपनी पुरानी चतुराई दिखाई और बात को हल्के अंदाज में घुमाते हुए बोला, तो फिर क्या विचार है? लड़की को एक बार और विधिवत दिखा दीजिए। मैं उसे तसल्ली से देख लूं, फिर यहीं बैठकर बड़े साहब को संतोषजनक पत्र लिख दूंगा। सतीश बाबू घर के भीतर गए, पर उनकी पत्नी सरोमा ने इस बेवक्त की मांग का कड़ा विरोध किया। उन्होंने झुंझलाकर कहा, मनोरमा अभी अभी स्नान करके आई है, उसके बाल अभी पूरी तरह गीले हैं और उन्हें ठीक से संवारा भी नहीं गया है। ऐसी अस्त व्यस्त हालत में मैं उसे बाहर अजनबियों के सामने कैसे दिखाऊं? सतीश बाबू वापस बैठक खाने में आए और थोड़े हिचकिचाते हुए बोले, बेटा, तुम लोग पहले भरपेट भोजन कर लो और फिर थोड़ा विश्राम करो। लड़की को शाम के समय जब वह तैयार हो जाए तब देख लेना। क्षितीज ने हंसते हुए और अधिकार जताते हुए कहा, अरे सतीश बाबू, ऐसा कैसे हो सकता है? हमें तो 1 घंटे के भीतर ही यहां से निकलना है। अभी दिखाने में भला क्या तकनीकी अड़चन है? सतीश बाबू ने पहले तो शिष्टाचारवश टालमटोल की, पर जब क्षितीश ने बहुत जोर दिया तो उन्होंने अपनी पत्नी के विरोध की असली वजह बता दी। ये सुनकर क्षितीश खिलखिलाकर हंस पड़ा। वो मजाक में बोला, बाल नहीं बंधे हैं तो क्या हुआ? हम खुले बाल ही देख लेंगे। आप भी ना सतीश बाबू। हम आज के प्रगतिशील जमाने के लोग इन पुरानी रस्मों और बनावटी दिखावों को बिल्कुल नहीं मानते। आप बस उसे ले आइए, जैसी वो इस समय प्राकृतिक रूप में है वैसी ही। असल बात यह है सतीश बाबू कि बड़े साहब को जो पत्र मैं लिखूंगा उसमें ये झूठ ना दर्ज हो जाए कि हमने लड़की को प्रत्यक्ष रूप से देखा ही नहीं। सतीश बाबू ने मन ही मन सोचा कि ये लड़का तो वकालत के दांव पेच में बहुत बड़ा उस्ताद निकला। बाहर से वे मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा, आप लोग बैठिए, मैं उसे लेकर आता हूं। सतीश बाबू के जाते ही क्षितीश ने शचीन्द्र को कोहनी मारी और फुसफुसा को शरारत से कहा, देख दोस्त, तू दोबारा उसे देखने के लिए भीतर ही भीतर मरा जा रहा था। मैंने कैसी अद्भुत तरकीब से तुझे उसे फिर से देखने का अवसर दिला दिया। अब इसी बात पर मुझे बाजार का सबसे बढ़िया संदेश खिला देना। मनोरमा को एक बार फिर सूक्ष्मता से देखा गया। भोजन के बाद वहीं मेज पर बैठकर क्षितीश ने मुंगेर के लिए एक बहुत ही सकारात्मक और प्रशंसनीय पत्र तैयार किया और अपने दोस्त शचीन्द्र के साथ सतीश बाबू से विदा। चौथे दिन मुंगेर से एक और औपचारिक पत्र सतीश बाबू के हाथ लगा। सब जज साहब ने बहुत ही नपेतुले शब्दों में लिखा था कि कन्या उन्हें पसंद है। अब बस अन्य आर्थिक विषयों को अंतिम रूप देना बाकी है। उन्होंने सतीश बाबू को विशेष निमंत्रण दिया कि यदि वे आगामी शनिवार की लूप मेल ट्रेन से रवाना होकर एक बार मुंगेर में अपनी पद धूली दे सकें तो रविवार को उन तमाम गुप्त विषयों पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है। उसी दिन शाम की वापसी ट्रेन से वे फिर से घर लौट सकेंगे। मन ही मन मां दुर्गा का नाम जपते हुए और भविष्य की भयावह आर्थिक चिंताओं को साथ लिए सतीश बाबू ने मुंगेर की कठिन यात्रा प्रारंभ की।
जब सोमवार की सुबह वे मुंगेर से वापस लौटे तो उनका चेहरा बुरी तरह सूखा हुआ और पीला पड़ गया था। उनकी आंखें थकान और तनाव के कारण कोटरों में धंस गई थीं। ये थकान केवल रात भर की रेल यात्रा की वजह से नहीं थी, बल्कि मुंगेर में हुई उस रूह कपां देने वाली सौदेबाजी का बोझ उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। बहुत मिन्नतें करने और कड़ा मोल भाव करने के बाद जो अंतिम हिसाब बना वो किसी पहाड़ जैसा भारी था। लड़की के कीमती गहनों और दूल्हे के सामान के लिए 20,000 रुपये और 5,001 रुपये बिल्कुल नकद। इसके अलावा शादी के अन्य छोटे बड़े खर्चों के लिए कम से कम 5,000 रुपये का प्रबंध और करना होगा। कुल मिलाकर आज के आधुनिक बाजार के हिसाब से ये 30,000 रुपये एक बहुत बड़ी और भयावह राशि थी। शर्मा ने जब ये विवरण सुना तो उनका दिल बैठ गया। उन्होंने एक ठंडी सांस भरते हुए सजल नेत्रों से पूछा, देखो सतीश, आज के इस दिखावे वाले जमाने में इतने बड़े सब जज के खानदान और ऐसे सुयोग्य वर्ग के लिए इससे कम में बात भला कहाँ बनेगी। तुमने अपनी ओर से वहां क्या अंतिम जवाब दिया? सतीश बाबू ने अत्यंत उदास और पराजित स्वर में बताया, मैंने उनसे यही कहा कि घर जाकर परिवार से मशवरा करूंगा और फिर अपनी अंतिम राय दूंगा, पर सबजज साहब ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि मैं इस निर्णय में अब ज्यादा देरी ना करूं, क्योंकि 2-3 अन्य प्रतिष्ठित जगहों से भी उनके पास सुयोग्य कन्याओं के रिश्ते आए हुए हैं और वे इसी माघ महीने में शुभ कार्य संपन्न करना चाहते हैं। अगले 2-3 दिनों तक सतीश बाबू के घर में पति पत्नी के बीच गहन विचार विमर्श और डरावनी चिंताओं का दौर चलता रहा। शर्मा के पास उनके स्वर्गीय पिता की दी हुई एकमात्र मूल्यवान विरासत थी, 5,000 रुपयों का एक सरकारी बॉन्ड। इसके अलावा उनके पास जो भी थोड़े बहुत पुराने पुश्तैनी गहने थे, उनका हिसाब करने पर पता चला कि उन्हें बेचने पर लगभग 15,000 रुपयों का प्रबंध हो सकता था। इस सब के बावजूद अब भी 10,000 रुपयों की एक बहुत बड़ी और भारी कमी थी। सतीश बाबू ने सोचा कि समाज में उनके इतने सारे पुराने मित्र और सगे संबंधी हैं, क्या उनमें से किसी से 10,000 का ऋण मिलना इतना असंभव होगा? सतीश बाबू का गला भावनाओं के वेग से भर आया। उन्होंने ग्लानि के साथ शर्मा की ओर देखा और रुंधे हुए स्वर में बोले, इतने साल बीत गए शर्मा, पर मैं अपनी आर्थिक तंगी के कारण तुम्हें एक भी नया गहना नहीं दे पाया। अब जो 2-4 पुराने गहने तुम्हारे पास आखिरी निशानी के तौर पर बचे हैं, क्या आज मुझे उन्हें भी अपनी आंखों के सामने बिकते हुए देखना पड़ेगा? शर्मा ने पूरी ममता और दृढ़ता के साथ सतीश बाबू का हाथ थाम लिया। उनकी आंखों में एक संकल्प था। उन्होंने कहा कि तुम इसकी रत्ती भर भी चिंता मत करो। यदि तुम स्वस्थ और सुरक्षित रहे तो आगे चलकर मेरे पास फिर से बहुत से गहने हो जाएंगे। मेरी कोई 5 या 7 बेटियां नहीं हैं, बस यही एक इकलौती लाडली बेटी है। यदि इतना श्रेष्ठ वर और कुलीन खानदान मिल रहा है तो हमें इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तुम आज ही अपनी स्वीकृति का पत्र लिख दो कि हम उनकी सभी शर्तों पर राजी हैं। बाकी रुपयों का प्रबंध तुम धीरे धीरे करते रहना। माघ के महीने में शादी है, अभी हमारे पास कुछ समय तो शेष है ही। सतीश बाबू ने अत्यंत भारी मन से अपनी सहमति का औपचारिक पत्र भेज दिया। कुछ दिनों बाद महेंद्र बाबू ने उत्तर में लिखा कि बड़े दिन यानी क्रिसमस की छुट्टियों के साथ उन्होंने 1 महीने की अतिरिक्त छुट्टी का आवेदन किया है। जैसे ही वे सपरिवार कोलकाता पहुंचेंगे, विवाह की शुभ तिथि और पक्का देखा जैसी पारंपरिक रस्में तय की जाएंगी। उन्होंने अपने पुत्र शचीन्द्र को भी बहु बाजार के पास रहने के लिए एक अच्छा और हवादार घर किराए पर खोजने का सख्त आदेश दे दिया। अगले कुछ दिनों तक सतीश बाबू ने आशा की किरण लिए अपने पुराने मित्रों के दरवाजे खटखटाए, पर बहुत भाग दौड़ और मानसिक अपमान सहने के बाद भी वे महज 2,000 रुपये ही उधार जुटा पाए। अब भी एक बहुत बड़ी और दुर्गम रकम बाकी थी। कलकत्ता के इस महानगरीय शोर में अब ऐसा कोई मित्र नहीं बचा था जिससे वे आगे मदद की उम्मीद कर सकें। अब उनकी आखिरी उम्मीद उनके बड़े भाई समान ममेरे भाई हेमंत दादा थे। हेमंत बाबू वकालत के पेशे में बहुत सफल थे और वर्धमान में उनका बड़ा नाम था। हवा में उड़ती हुई खबरों की माने तो उन्होंने 2 लाख रुपयों से भी अधिक की विशाल जमा पूंजी बना ली थी। सतीश को उनसे मदद मिलने का पूरा नैतिक अधिकार महसूस होता था, क्योंकि सतीश के पिता ने ही हेमंत बाबू को अनाथ अवस्था में पाल पोस कर पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया था। सतीश बाबू ने अपनी पूरी विवशता और कन्यादान के संकट को बताते हुए उन्हें एक विस्तृत पत्र लिखा।
उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि वे इस ऋण को अगले 3 वर्षों के भीतर 250 रुपये की मासिक किश्तों में पूरी ईमानदारी से चुका देंगे। हेमंत बाबू का बहुत ही संक्षिप्त और रूखा उत्तर आया, क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान किसी दिन घर आना, तब देखूंगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। वैसे सच कहूं तो मेरा अपना समय भी आजकल कुछ ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। सतीश बाबू और उनकी पत्नी शर्मा के बीच अब दिन रात केवल लाडली बेटी मनोरमा के विवाह की योजनाएं और कल्पनाएं ही चलती रहती थीं। सब जज महेंद्र बाबू ने गहनों की जो लंबी सूची भेजी थी, उनमें से केवल 2 जेवर ही शर्मा के पुराने आभूषणों से मेल खाते थे। हालांकि वे दुल्हन के हिसाब से थोड़े भारी और पुराने ढंग के थे, पर शर्मा ने ममता भरे स्वर में कहा, कोई बात नहीं, इन्हें तुड़वाकर नया बनाने की जरूरत नहीं है। बस एक बार पॉलिश और रंग करवा लेंगे तो ये बिल्कुल नए जैसे दमकने लगेंगे। 2 तोला सोना अगर ज्यादा भी है तो रहने दो, आखिर हम किसी पराये को तो दे नहीं रहे। अपनी ही बेटी और दामाद का घर इससे भरेगा। बाकी के गहनों को गलाकर नया रूप देना होगा। सुनार ने भरोसा दिलाया है कि यदि शादी से 15 दिन पहले भी उसे पुराना सोना मिल जाए तो वो समय पर सारे जेवर तैयार करके दे देगा। उधर गांव से किन किन रिश्तेदारों को बुलाना है और किन्हें छोड़ना है, इस पर भी पति पत्नी के बीच गहरा मथना चल रहा है। देखते ही देखते क्रिसमस की छुट्टियां नजदीक आ गईं। इसी बीच अब क्षितीश एक दिन सतीश बाबू से मिलने आया। उसने उत्साह से बताया कि बड़े साहब यानी सब जज साहब के आदेशानुसार बहू बाजार में 2 महीने के लिए एक भव्य और हवादार मकान किराए पर ले लिया गया है। जिस दिन अदालत की छुट्टियां शुरू हुईं, उसके अगले ही दिन सतीश बाबू रुपयों का अंतिम प्रबंध करने के लिए भारी उम्मीदों के साथ वर्धमान रवाना हो गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हेमंत दादा का चेहरा कुछ उतरा हुआ है और उनका मन भी कुछ भारी सा लग रहा है। सतीश बाबू ने घबराते हुए और अपनी धड़कनों को थाम कर पूछा, दादा, मेरे रुपयों का इंतजाम तो ठीक है ना? हेमंत बाबू ने अपने हाथ से हुक्के की नली हटाई और अत्यंत रूखे और ठंडे स्वर में कहा, अब सब कुछ ठीक कहाँ बचा है भाई? मेरे पास तो इस समय हाथ में कुछ भी नकद नहीं है। अगर होता तो तुम्हारे सामने कोई बहाना करने की आवश्यकता ही नहीं थी। आजकल वकालत की कमाई में बहुत बड़ी मंदी आ गई है। साल दर साल घर के खर्चे बढ़ रहे हैं और आय का विज्ञान निरंतर कम होता जा रहा है। बाजार का कामकाज बिल्कुल डल पड़ा है। ऊपर से वकीलों की संख्या आजकल इतनी बढ़ गई है कि यदि सड़क पर एक लाठी मारो तो 3 वकील मर जाते हैं। तुम खुद सड़क पर निकलकर देखो, ऐसी 10 इमारतें नहीं मिलेंगी जहां किसी वकील की तख्ती न लटकी हो। हर घर के बाहर बोर्ड झूल रहा है, श्री अमुक चंद्रमुख वकील जज कोर्ट। मफसिल बार के वे सुनहरे दिन अब बीते जमाने की बात हो गए हैं भाई। अब तो सामान्य पेट पालना भी दुष्कर हो गया है। ऊपर से ये नई गाड़ी घोड़ा खरीद कर मैं और भी आर्थिक मुसीबत में पड़ गया हूं। मेरी छोड़ो, तुम खुद जाकर बार लाइब्रेरी में देखो, बड़े बड़े नामी वकील खाली बैठे मक्खियां मार रहे हैं और हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं। ये लंबा और नीरस व्याख्यान सुनकर सतीश बाबू का दिल गहरे अंधेरे में डूब गया। महज 2 साल पहले ही उन्होंने पक्के तौर पर सुना था कि दादा ने 2 लाख रुपए जमा कर रखे थे, इसलिए हाथ में पैसा नहीं है वाली ये बात उन्हें महज एक कोरा बहाना लगी। पैसा तो पर्याप्त था, पर उसे देने की इच्छा अब हेमंत बाबू के मन में नहीं बची थी। उन्होंने एक गहरी और ठंडी सांस छोड़ते हुए विवशता से कहा, फिर दादा, अब मेरा क्या होगा? क्या मैं अपनी इस 12 साल की मासूम बेटी को अपने गले में बांधकर गंगा में डूब जाऊं? हेमंत ने अपनी आवाज को थोड़ा नरम करते हुए उपकार के लहजे में कहा, मैंने अपने 1-2 साहूकार दोस्तों से बात करके रखी है, शायद उनसे ऋण मिल जाए। उसी उम्मीद में मैंने तुम्हें आज यहां आने के लिए कहा था। अभी दोपहर ढलने दो, मैं एक बार बाहर निकलूंगा। अभी काफी समय हो गया है, तुम हाथ मुंह धोकर स्नान कर लो भाई। दोपहर के 3:30 बजे हेमंत बाबू ने अपनी फिटन गाड़ी सजवाई और बाहर निकले। जो न्यायाधीश या हाकिम छुट्टियों में कहीं बाहर नहीं गए थे और वर्धमान में ही रुके थे, वे केवल उनके आवास पर गए। वहां उन्होंने घंटों ढेरों गप्पे मारी और अपनी चाटुकारिता वाली बातों से उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश की। जब शाम को वे घर लौटे तो सतीश बाबू किसी प्यासे पक्षी की तरह बड़ी उम्मीद लगाए उनकी राह देख रहे थे। हेमंत बाबू ने अपना चेहरा अत्यंत कृत्रिम रूप से विषन्न बनाया और सिर हिलाते हुए बोले, कहीं भी सुविधा नहीं हो पाई भाई। सबने यही कहा कि हम आपकी बात टालना तो नहीं चाहते, पर अभी हमारा अपना हाथ बहुत तंग है। 2-4 महीने बाद शायद कुछ हो सके। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पर क्या करूं भाई, मेरी मानो तो कलकत्ता में ही किसी और से एक बार फिर से कोशिश करके देखो। सतीश बाबू को रात की 9:27 वाली पैसेंजर ट्रेन से कोलकाता वापस लौटना था।
हेमंत बाबू ने महज शिष्टाचार के नाते उन्हें एक दिन और रुकने का औपचारिक अनुरोध किया, पर सतीश बाबू इसके लिए राजी नहीं हुए। भोजन के लिए वे आसन पर तो बैठे, पर महज 2 लुचियां खाते ही उनकी भूख पूरी तरह मर गई। हेमंत बाबू ने सतीश के बच्चों के लिए उपहार स्वरूप एक हंडी मिहिदाना मंगाकर रखा था। उसी पोटली को लेकर 9 बजने से पहले ही वे हेमंत बाबू की गाड़ी से स्टेशन के लिए रवाना हो गए। आसमान में घने काले बादल छाए थे, तेज और बर्फीली हवा चल रही थी और आज ठंड भी काफी कंकने वाली थी। ट्रेन अपनी मंजिल की ओर रवाना हुई। सतीश बाबू मध्यम श्रेणी के एक डिब्बे के कोने वाली बेंच पर सिमटकर बैठ गए। उन्होंने अपने पुराने जूते उतारकर किनारे रखे और पैरों को ऊपर से कोड़कर उन पर अपनी चादर ओढ़ ली। उनका मस्तिष्क चिंताओं के भंवर में बुरी तरह फंसा हुआ था। वे हेमंत दादा के पास बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आए थे, पर उस उम्मीद के टूटने से उनके सीने में एक अजीब सी भारी टीस उठ रही थी। मनोरमा के जन्म के समय से ही उनका एक ही पवित्र सपना था कि वे उसे एक सुशिक्षित, सच्चरित्र और संपन्न परिवार में सौंपेंगे, पर अब लगता था कि वो साधना अधूरी रह जाएगी। उन्हें भारी मन से इस रिश्ते को अब तोड़ना होगा। अब उन्हें किसी ऐसे साधारण लड़के की तलाश करनी होगी जो महज 15-20 हजार रुपयों के प्रबंध में मान जाए। वो लड़का कैसा होगा और उसका स्वभाव कैसा होगा, ये तो अब मनोरमा के भाग्य विधाता ही जानते हैं। सतीश बाबू की आंखों के कोने गीले हो गए जब उन्होंने सोचा कि घर लौटने पर जब उनकी पत्नी इस असफलता की खबर सुनेगी तो उसके चेहरे पर छाई वो सारी उम्मीद कैसे एक पल में बिखर जाएगी। वो सरमा जो अपनी इकलौती बेटी के सुख के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थी, उसे इस विडंबना का उत्तर वे किस मुंह से देंगे। रात के सघन और डरावने अंधेरे को चीरती हुई वो रेलगाड़ी पागलों की तरह भागी जा रही थी। हावड़ा स्टेशन पहुंचते पहुंचते रात के 1:45 बजने वाले थे। डिब्बे के भीतर का दृश्य किसी शांत शमशान जैसा था। जिन भाग्यशाली यात्रियों को लेटने की जगह मिल गई थी, वे गहरी और बेखबर नींद में सो रहे थे। बाकी मुसाफिर अपनी तंग जगहों पर बैठे बैठे थकान के मारे ऊँघ रहे थे। बाहर की कड़ाके की और जानलेवा ठंड से बचने के लिए डिब्बे की सभी खिड़कियां कसकर बंद कर दी गई थीं। तभी एक स्टेशन पर सतीश बाबू वाली बेंच पूरी तरह खाली हो गई। अवसर देखकर उन्होंने अपना पुराना चमड़े का बैग सिर के नीचे एक तकिए की तरह टिकाया और वहीं लंबी तान कर लेट गए। लेटे लेटे वे अपनी बदहाल परिस्थितियों का विज्ञान सुलझाने और हिसाब लगाने की कोशिश कर रहे थे कि तभी धीरे धीरे उनकी पलकें बोझिल होने लगीं और वे निद्रा के आगोश में चले गए। जब उनकी नींद अचानक टूटी तो उन्होंने देखा कि ट्रेन हावड़ा स्टेशन के शांत प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। डिब्बे के बाकी सभी मुसाफिर अपने सामान के साथ उतर चुके थे। सतीश बाबू घबराहट में हड़बड़ा कर उठे, अपना भारी बैग और लाठी मजबूती से हाथ में ली और भारी कदमों से नीचे उतरे। सीताभोग और मिहिदाना की उन 2 भारी हंडियों को उन्होंने एक कुली को थमाया और प्लेटफॉर्म पार करके उस अंधेरे स्थान पर पहुंचे जहां तांगे और फिटन गाड़ियां अपनी बारी की प्रतीक्षा करती थीं। वहां उस समय महज 2 जर्जर गाड़ियां ही बची थीं। काफी देर तक मोल भाव और जिरह करने के बाद 1.5 रुपए की भारी राशि में एक गाड़ी तय हुई और वे अपने घर की ओर रवाना हुए। घर पहुंचते पहुंचते रात के 2 बज चुके थे और सन्नाटा और गहरा हो गया था। बैठक खाने के एक कोने में नौकर राम टहल गहरी नींद में सोया हुआ था। सतीश बाबू के पुकारने पर उसने आंखें मलते हुए उठकर किवाड़ खोला। सतीश बाबू ने आदेश दिया, गाड़ी में 2 कीमती हंडियां और मेरी लाठी रखी है, उन्हें सावधानी से उठा ला और ये ले पैसे, गाड़ी वान का किराया चुका दे। इसके बाद वे अपने दफ्तर वाले कमरे की ओर बढ़े और एक धुंधली बत्ती जला दी। दफ्तर का कुछ जरूरी काम निपटाने के बाद सतीश बाबू अपना बैग लेकर ऊपर की मंजिल की ओर चले गए। जैसे ही उन्होंने अपने शयन कक्ष में प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि सरमा वहां एक प्रतिमा की तरह खड़ी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। मेज पर रखे लैंप की रोशनी कमरे के रहस्यों को गहरा कर रही थी। सरमा ने उत्सुकता से पूछा, क्या हाथ लगा? सतीश बाबू ने एक फीकी और हृदय विदारक मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हाथ लगा तो बस ये सीताभोग और मिहिदाना। ये कहते हुए उन्होंने फर्श पर रखी उन 2 हंडियों की ओर निराशा से संकेत कर दिया। शर्मा ने पूछा, रुपयों का क्या हुआ? रुपए नहीं मिल पाए। शर्मा ने अचानक मुस्कुराते हुए और रहस्यमयी अंदाज में कहा, जाओ जाओ, अब मजाक छोड़ो, रुपए तो मिल गए हैं। ये देखो, संदूक के पास मेज पर खजाना रखा है और कह रहे हो कि नहीं मिले। ये कहते हुए शर्मा ने मेज पर रखे एक बड़े और भारी बक्से की ओर इशारा किया।
सतीश बाबू ने गौर से देखा। वहां हरे रंग के मखमली कवर से ढका हुआ एक विशाल कैश बॉक्स रखा था। उन्होंने विस्मय से पूछा, ये किसका रहस्यमयी बक्सा है? शर्मा ने हंसकर कहा, अब ये अभिनय बंद करो, खुद लेकर आए हो और अब पूछ रहे हो कि किसका बक्सा है। क्या सारे रुपए मिल गए? सतीश बाबू ने उस बक्से का मखमली कवर हटाया और वे सन्न रह गए। उनका शरीर पत्थर जैसा जड़ हो गया। उन्होंने हकलाते हुए कहा, मैं ये बक्सा आखिर कब लेकर आया? क्या तुम पागल हो गई हो? शर्मा का चेहरा विस्मय से सफेद पड़ गया। उसने घबरा कर कहा, तुम ये क्या कह रहे हो कि तुम नहीं लाए? अभी अभी तो राम टहल तुम्हारी लाठी, हंडियां और ये बक्सा ऊपर रखकर गया है। सतीश बाबू के माथे पर पसीना आ गया। राम टहल लेकर आया? उसे ये कहां से मिला? मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में इस बक्से को कभी सपने में भी नहीं देखा। जरा उस राम टहल को बुलाओ। रुको, मैं ही उसे आवाज देता हूं। उन्होंने बाहर गैलरी की ओर जाकर चिल्लाना शुरू किया, राम टहल, ओ राम टहला। राम टहल हड़बड़ाकर दौड़ता हुआ आया तो सतीश बाबू ने कड़क कर पूछा, तो उस गाड़ी से क्या क्या उतार कर लाया है रे? राम टहल ने सादगी से जवाब दिया, बाबूजी, 2 हंडियां, आपकी लाठी और ये भारी बक्सा। हंडियां तो नीचे रखी थीं, पर यह बक्सा ऊपर घोड़े की तरफ वाली बैठने वाली सीट पर रखा था। मैंने लालटेन की रोशनी में बहुत अच्छी तरह से जांच की थी बाबूजी, वहां इनके अलावा और कुछ भी नहीं था। सतीश बाबू ने उसे जाने का इशारा किया और चुपचाप उस रहस्यमयी बक्से के विज्ञान को समझने की कोशिश करने लगे। राम टहल के जाते ही सतीश बाबू और शर्मा एक दूसरे का चेहरा ताकने लगे। कमरे में पसरा सन्नाटा अब किसी बोझ की तरह महसूस हो रहा था। सतीश बाबू ने साहल चुटाकर उस भारी बक्से को उठाया तो उसके भीतर से स्वर्ण आभूषणों के टकराने की मधुर झमझम आवाज गूंजी। उन्होंने धीमी और कांपती आवाज में कहा, ये निश्चित रूप से किसी धनी यात्री का बक्सा है जो तांगे में ही भूलवश छूट गया था। कोचवान को भी इसका पता नहीं चला। अब इस परिस्थिति में क्या किया जाए? शर्मा अभी भी विस्मय में डूबी थी। वो कभी अपने पति के थके हुए चेहरे को देखती तो कभी उस चमकते हुए रहस्यमयी बक्से को। सतीश बाबू ने कहा, इसका वास्तविक मालिक कौन है ये कैसे ज्ञात होगा? यदि हम इसे खोल पाते तो शायद इसके भीतर कोई पत्र या कागज मिल जाता जिससे इसके असली स्वामी का कोई सुराघात लगता। शर्मा ने पूछा, पर ये खुलेगा कैसे? सतीश बाबू के मन में द्वंद्व चल रहा था। उन्होंने कहा, क्या करें? क्या इसे पुलिस स्टेशन जाकर जमा कर दे? शर्मा ने अत्यंत व्यावहारिक और तीक्ष्ण स्वर में कहा, पुलिस में जमा करके भला क्या हासिल होगा? क्या वे सरकारी लोग सचमुच इसके असली मालिक को ढूंढने का परिश्रम उठाएंगे? वे तो खुद ही इसे डकार जाएंगे और सब कुछ हजम कर लेंगे। इतने सारे अनमोल गहने और स्वर्ण मुद्राएं बेकार में उन भ्रष्ट पुलिस वालों के पेट में क्यों जाएं? सतीश बाबू को अपनी पत्नी की इस बात में सत्यता और दूरदृष्टि नजर आया। उन्होंने सोचा कि बात तो सही है, पुलिस के पेट में जाने से किसी का कोई लाभ नहीं होगा। उन्होंने कहा, तुम्हारी बात में दम है, लाओ अपनी चाबियों का वो भारी गुच्छा दो जरा। ये कहते हुए सतीश बाबू ने कमरे का भारी किवाड़ भीतर से मजबूती से बंद कर लिया। शर्मा ने अपनी साड़ी के पल्लू की गांठ से चाबियों का गुच्छा खोलते हुए संशय भरे स्वर में पूछा, क्या हमारी इन साधारण और पुरानी चाबियों से ये विदेशी ताला खुल पाएगा? सतीश बाबू ने एक छोटी चाबी चुनते हुए कहा, प्रयास करके देख लेते हैं। ये कोई बहुत कीमती विदेशी तिजोरी नहीं है, इसमें एक साधारण सा ही ताला लगा प्रतीत होता है। उन्होंने पहली चाबी ताले के छेद में लगाई पर वो नहीं घूमी। दूसरी कोशिश भी पूरी तरह नाकाम रही। पर जैसे ही उन्होंने तीसरी छोटी चाबी डालकर दाहिनी ओर घुमाई, एक स्पष्ट खट की आवाज के साथ वो ताला पूरी तरह खुल गया। सतीश बाबू के दोनों हाथ अब बुरी तरह कांप रहे थे। जैसे ही उन्होंने उस बक्से का भारी ढक्कन ऊपर उठाया, ऊपर की दराज में सजे हुए स्वर्णालंकार उस मध्यम लैंप की रोशनी में बिजली की तरह चमक उठे। उन्होंने पहली दराज को सावधानी से हटाया और नीचे देखा तो पूरा बक्सा नाना प्रकार के स्वर्ण आभूषणों से ठसाठस भरा पड़ा था। वहां भारी हार, मजबूत बाजूबंद, सोने के फूल, बालों के कीमती कांटे, नथ, मोतियों वाले नेकलेस, ब्रेसलेट और चमकते हुए टायरा जैसे अनगिनत कीमती जेवर थे। कई गहने तो 2-3 के जोड़ में थे। ये अतुलनीय वैभव और विलास देखकर शर्मा की सांसें जैसे गले में ही अटक कर रह गईं।
सतीश बाबू ने एक एक करके उन भारी गहनों को मेज पर करीनी से सजाया और बक्से के हर सूक्ष्म कोने को बारीकी से खंगाला, पर असली मालिक के नाम या पते का कोई नामो निशान तक नहीं मिला। वे बुरी तरह थक कर अपनी उसी पुरानी कुर्सी पर दोबारा ढह गए और अपना माथा अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया। शर्मा अब किसी सम्मोहित प्राणी की तरह उन गहनों को एक एक करके उठाकर लैंप की पीली रोशनी के पास ले जाकर बारीकी से देखने लगीं। वे अपनी अनुभवी नज़रों से उनके वजन और वर्तमान बाजार की कीमत का वैज्ञानिक अंदाज़ा लगाने लगीं। उन्होंने विस्मय और खुशी के मिले जुले स्वर में कहा, आहा, आखिर किसके अनमोल गहने हैं ये? हाय हाय, ये कोई मामूली संपत्ति नहीं है सतीश। आज के दौर के हिसाब से कम 40-50 हज़ार रुपयों के भारी जेवर होंगे। देखो तो सही, ये असली सोने की गिनियों वाला प्राचीन हार। क्या ये किसी पुराने कुलीन बंगाली परिवार के गहने हैं या फिर किसी अमीर मारवाड़ी के? क्या बंगाली स्त्रियां भला ऐसे गिन्नियों वाला हार पहनती हैं? अगले 5 मिनट तक उस कमरे में सिर्फ उन स्वर्ण आभूषणों की खनक और सतीश बाबू की भारी सांसों की आवाज सुनाई देती रही। फिर सतीश बाबू ने बहुत ही भारी और रुंधे हुए स्वर में कहा, शर्मा, मुझे गिलास ठंडा पानी दो। शर्मा ने तुरंत बक्सा बंद किया और अपने पति को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद जब सतीश बाबू ने गिलास लौटाया तो शर्मा ने उनकी आंखों में अपनी गहरी आंखें डालकर बड़ी गंभीरता से पूछा, अच्छा सतीश, अब सच सच बताना, जब तुम वर्धमान में हेमंत दादा के पास थे और तुम्हें पता चला कि रुपयों का प्रबंध किसी भी सूरत में नहीं हो पाएगा, तब तुमने क्या किया? सतीश बाबू ने थके हुए स्वर में कहा, क्या करता, मैं पूरी तरह टूट चुका था। उदास मन से स्टेशन आया और पहली ट्रेन में बैठ गया। तुम्हारे अशांत मन में उस वक्त क्या चल रहा था? मैं बस यही सोच रहा था कि इस भयानक कन्यादान के संकट से अब कैसे उभरूंगा। मैं रो रहा था और अपनी खराब बदकिस्मती को कोस रहा था। क्या उस संकट की घड़ी में तुमने सच्चे दिल से भगवान को याद किया था? सतीश बाबू ने एक बहुत लंबी सांस ली और बोले, हाँ शर्मा, मैंने अपनी आत्मा की गहराई से उन्हें पुकारा था। शर्मा का स्वर अब पूरी तरह दैवीय विश्वास और दृढ़ता से भर गया। वे चहकते हुए और आत्मविश्वास के साथ बोली, तो फिर अब मन में कोई भी संदेह या प्रश्न नहीं बचा है। ये किसी अजनबी का खोया हुआ बक्सन नहीं है और ना ही इसे कोई यहाँ भूलवश छोड़कर गया है। तुम्हारी इकलौती बेटी की शादी और उसके कन्यादान के लिए खुद भगवान ने ही अपनी दया से इसे भेजा है। शर्मा की आवाज में जो वज्र जैसी दृढ़ता थी, उसे सुनकर सतीश बाबू को लगा कि वे कोई काल्पनिक कविता नहीं पढ़ रहीं, बल्कि उनके मन में रत्ती भर भी शक शेष नहीं है। अपनी पत्नी के इस भोले, पवित्र और सरल विश्वास को देखकर सतीश बाबू के सूखे होंठों पर एक बहुत ही हल्की सी मुस्कान आ गई। शर्मा ने पूछा, क्या तुम्हें अब भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा? सतीश बाबू ने एक ठंडी सांस भरी और बोले, इस बारे में बाद में बहुत ठंडे दिमाग से सोचेंगे। अभी के लिए इस बक्से को कहीं सुरक्षित छुपा दो। रात अब अंतिम प्रहर में है, चलो अब थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। शर्मा ने अपनी पुरानी अलमारी खोली और बहुत सारे भारी कपड़ों के बीच उस बक्से को पूरी तरह सुरक्षित छुपा दिया। पर उस रात पति पत्नी में से कोई भी एक पल के लिए भी अपनी पलकें नहीं झपका सका। अगले दिन सतीश बाबू के मस्तिष्क में उस रहस्यमयी बक्से के सिवा और कोई दूसरा विचार शेष नहीं रहा था। उस गहनों के विशाल डिब्बे का क्या किया जाए, इसी भयानक उधेड़-बुन में पूरा दिन व्यतीत हो गया। रात के समय जब घर के सभी सदस्य अपना सादा भोजन कर चुके थे और सतीश बाबू ने पुत्र पुत्री को निद्रा के आगोश में सुला दिया, तब शर्मा बहुत धीरे से उनके पास आकर बैठीं। पति के चेहरे पर छाई गहरी चिंताओं की काली लकीरों को देखकर वे व्याकुल हो उठी। उन्होंने कहा, आखिर तुम इतना क्यों सोच रहे हो सतीश? इतना अधिक सोचोगे तो कोई गंभीर बीमारी जन्म ले लेगी। सतीश बाबू ने एक ठंडी और लंबी सांस भरी। उन्होंने कहा, शर्मा, क्या मैं अपनी खुशी से यह सब सोच रहा हूं? मैं तो बस यह नहीं समझ पा रहा कि ईश्वर ने मुझे ऐसी कठिन परीक्षा और भीषण प्रलोभन के चाल में क्यों डाल दिया है। शर्मा ने अडिग विश्वास के साथ उत्तर दिया, देखो, यही तुम्हारी समस्या है। तुम ईश्वर को तो मानते हो, पर उनकी दया पर भरोसा नहीं करते। ईश्वर ने तुम्हारी लाचारी और इस संकट को देखा है, तभी तो उन्होंने यह बक्सा तुम्हारे पास भेजा है। तुम इस बात पर यकीन क्यों नहीं कर पाते कि यह तुम्हारी बेटी के कन्यादान के लिए उनका आशीर्वाद है? उस रात भी किसी अंतिम फैसले पर मुहर नहीं लग सकी।
अगली सुबह सूरज उगते ही उन्होंने अपने पुत्र निर्मल को बुलाया और उसे चौराहे की दुकान से कुछ ताज़ा अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र खरीद लाने का आदेश दिया। अखबार आते ही सतीश बाबू ने एक एक पन्ने को बहुत ही बारीकी से खंगाला। उन्होंने खोया पाया वाले स्तंभ से लेकर विज्ञापनों तक सब कुछ पढ़ डाला, पर कहीं भी गहने खोने की कोई सूचना अंकित नहीं थी। किसी ने भी उस बक्से के गुम होने के बारे में कोई विज्ञापन नहीं दिया था। 2 दिन और बीत गए। सतीश बाबू का पूरा समय अब केवल समाचार पत्रों की सूक्ष्म छानबीन में ही व्यतीत हो रहा था। वे मन ही मन हैरान थे कि इतनी बड़ी धनराशि के गहने खो गए, फिर भी 4 दिनों से किसी ने चूं तक नहीं की। क्या समाज में किसी को अपनी इतनी बड़ी संपत्ति के खोने का किंचित भी दुख नहीं है? वे धीरे धीरे सोचने लगे कि क्या शर्मा की वो अटूट बात ही सत्य है? क्या ये वास्तव में कोई अलौकिक दैवीय चमत्कार है? सुबह के ठीक 9 बज रहे थे और सतीश बाबू अपने दफ्तर वाले कमरे में गाल पर हाथ धरे वही पुराने अखबारों के पन्ने पलट रहे थे। तभी क्षितीश अचानक कमरे में दाखिल हुआ। सतीश बाबू की उतरी हुई शक्ल और पीला चेहरा देखकर वो चौंक गया। उसने चिंतित होकर पूछा, ये क्या सतीश बाबू, आपकी शारीरिक स्थिति ऐसी क्यों हो गई है? क्या आप किसी गंभीर रोग से ग्रस्त हो गए हैं? सतीश बाबू ने बहुत ही धीमी और क्षीण आवाज में जवाब दिया, नहीं क्षितीश, मैं बीमार नहीं हूं, बस थोड़ा विश्राम नहीं मिल पाया। बैठो, कहो क्या नई खबर लाए हो? क्षितीश ने जानकारी दी। बड़े साहब यानी शचीन्द्र के पिता महेंद्र बाबू यहां कोलकाता आ गए हैं। वे कब आए? सतीश बाबू के स्वर में एक घबराहट थी। यही कोई 3-4 दिन पहले की बात है। वे बहू बाजार वाले उसी विशाल घर में ठहरे हैं जो मैंने उनकी सुविधा के लिए किराए पर लिया था। उन्होंने ही मुझे विशेष रूप से आपके पास भेजा है। वे कह रहे थे कि सतीश बाबू से एक बार औपचारिक मुलाकात हो जाती तो अच्छा रहता। वे खुद अपनी आंखों से एक बार लड़की को देखना चाहते हैं। वे यहां कब पधारेंगे? क्षितीश ने आगे का विवरण दिया। फिलहाल तो वे नए साल के उपलक्ष्य में साहबों के लिए उपहार और डालियां यानी गिफ्ट बास्केट जमा करने में बहुत व्यस्त हैं। 1 जनवरी के बाद आप जिस दिन अपनी सुविधा कहेंगे वे बेटी को देखने आ जाएंगे। यदि इस बीच आप खुद उनके आवास पर जाकर उनसे मिल लें तो विवाह की तारीख भी उसी समय स्थिर हो जाएगी। सतीश बाबू कुछ पलों तक शून्य नजरों से बाहर की सड़क और वहां उड़ती धूल की ओर देखते रहे। उनकी आंखों में विवशता की नमी तैराई। उन्होंने बहुत ही धीरे से क्षितिश की ओर मुड़कर एक अत्यंत कठिन सत्य कहा, बेटा, ये विवाह संपन्न नहीं हो पाएगा। क्षितीश ये सुनकर अतिमात्र में विस्मय से भर गया। वो लगभग चिल्लाते हुए बोला, क्यों सतीश बाबू, अचानक ऐसा क्या अनर्थ हो गया? सतीश बाबू ने गर्दन झुका ली। उन्होंने कहा, महेंद्र बाबू ने दहेज और अन्य खर्चों के लिए जो बड़ी मांग रखी है उसे पूरा करना मेरी वर्तमान आर्थिक सामर्थ्य के बिल्कुल बाहर है। क्षितीश ने तर्क दिया, पर सतीश बाबू, उन्होंने कोई बहुत बड़ी असंभव मांग तो नहीं की है। लड़के के उच्च गुणों के सामने वो राशि तो कुछ भी नहीं है। सतीश बाबू ने भारी और रुंधे हुए स्वर में कहा, लड़के के गुणों की तुलना में और आज के बाजार के हिसाब से उनकी मांग बहुत ही कम है, ये मैं भी स्वीकार करता हूं, पर वो कम राशि भी मुझ जैसे दरिद्र के लिए हिमालय पहाड़ जैसी अटल और दुर्गम है। वो मेरी वास्तविक हैसियत से बहुत ऊपर है। क्षितीश पूरी तरह निरुत्तर हो गया। कुछ देर की भारी खामोशी के बाद वो बोला, ये तो बहुत बड़ी सामाजिक गड़बड़ और केलंकारी हो गई सतीश बाबू। जब सब कुछ लगभग तय हो चुका है तब आप अंतिम समय पर कह रहे हैं कि रिश्ता नहीं होगा। सतीश बाबू की आवाज अब पूरी तरह रूंध गई। उन्होंने सजल नेत्रों से कहा, मैं क्या करूं बेटा, मनुष्य अपनी परिस्थितियों और प्रारब्ध का दास होता है। मुझे एक विशेष स्थान से कुछ रुपयों की पक्की उम्मीद थी। उसी भरोसे पर मैंने ये पावन संबंध जोड़ा था, पर वहां से मुझे महज कोरी निराशा और अपमान ही हाथ लगा है। तो फिर मैं बड़े साहब को जाकर आपके इस निर्णय के बारे में क्या कहूं? सतीश बाबू ने पत्र लिखने का मन बनाया। उन्होंने कहा, उन्हें कहना कि वे हृदय से महान हैं और मैं एक तुच्छ गरीब इंसान। वे मेरी इस अक्षमता को क्षमा करें। उन्होंने जो उपहार और राशि मांगी थी वो उनके स्तर से अत्यंत संगत और उचित थी, पर मेरी फटी हुई जेब में उतने पैसे नहीं हैं। मैं विवश हूं। वे शचीन्द्र के लिए कोई और सुयोग्य कन्या की खोज करें। क्षितीश काफी देर तक बुझे हुए मन और उदास मुद्रा में जमीन की ओर देखता रहा। अंत में उसने एक व्यवहारिक प्रश्न पूछा, अच्छा सतीश बाबू, आप अपनी ओर से अधिकतम कितना प्रबंध कर सकते हैं? सतीश बाबू ने अत्यंत उदास होकर कहा, अब इन निष्फल बातों का क्या लाभ बेटा।
महेंद्र बाबू ने मुंगेर में मुझसे साफ शब्दों में कह दिया था कि जो दर उन्होंने तय की है उससे एक भी मुद्रा कम नहीं होगी और मैं उस राशि के आधे हिस्से तक भी नहीं पहुंच सकता। क्षितीश ने एक गहरी और लंबी सांस भरी और बोला, ये तो हमारे समाज के लिए बहुत ही दुख की बात है। सतीश बाबू ने अपनी आंखों के कौरों को पोंछा और दुख भरी मुस्कान के साथ कहा, हां बेटा, दुख तो मुझे भी बहुत है। तुम महेंद्र बाबू को अपनी तरफ से पूरी स्थिति समझा देना, उन्हें बताना कि मैंने अपनी ओर से जितनी कोशिश हो सकती थी उतनी की, पर प्रारब्ध ने साथ नहीं दिया। अफसोस कि मैं उस तय की गई रकम का प्रबंध किसी भी सूरत में नहीं कर पाया। क्षितीश कुछ देर तक गंभीर सोच में डूबी रहा, फिर उसने एक तार्किक सुझाव दिया। सतीश बाबू, इससे बेहतर यह होगा कि आप स्वयं ही अपनी विवशता और दरिद्रता का उल्लेख करते हुए उनके नाम एक विस्तृत पत्र लिख दें। वो पत्र मैं खुद सम्मान के साथ ले जाकर उन्हें सुपुर्द कर दूंगा। सतीश बाबू को यह क्लिनिकल सुझाव जंच गया। उन्होंने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा बेटा, तुम 2 मिनट धैर्य रखो। यह कहकर वे अपने लिखने की मेज की ओर बढ़े। उन्होंने कांपते हाथों से कलम उठाई और बहुत ही भारी मन से उस संबंध विच्छेद का विदाई पत्र लिखने लगे। क्षितीश को विदा करने के बाद सतीश बाबू घर के भीतर के कमरों की ओर गए। उन्होंने अपनी पत्नी सरमा को एकांत में बुलाया और कांपते हुए स्वर में दृढ़ता के साथ कहा, सरमा, मैंने अपना अंतिम निर्णय ले लिया है। सरमा ने किसी अनहोनी की आशंका में अपने पति के थके हुए चेहरे की ओर देखा। सतीश बाबू बोले, मैंने उस प्रलोभन को जीत लिया है। सरमा, तुम्हारा पति गरीब जरूर है, पर वो चोर नहीं है। मैंने अभी अभी महेंद्र बाबू को पत्र लिखकर यह रिश्ता आधिकारिक रूप से तोड़ दिया है। और सुनो, आज ही दोपहर को मैं शहर जाकर अंग्रेजी और बांग्ला के बड़े अखबारों में उस गहनों के बक्से का विज्ञापन देकर आऊंगा। सरमा ने धीरे से पूछा, और यदि किसी ने भी उन गहनों पर अपना दावा पेश नहीं किया? सतीश बाबू ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, यदि कोई नहीं आया तो मैं उन तमाम गहनों को बेचकर वो सारा पैसा किसी अनाथ आश्रम या अस्पताल को दान कर दूंगा। तुम विश्वास रखो सरमा, यदि हमारी बेटी के भाग्य में कोई अच्छा वर लिखा है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे उसके हक से वंचित नहीं कर पाओगी। सरमा ने पति के इस नैतिक साहस के सामने अपना सिर झुका लिया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अच्छा, यही सही, अब बहुत देर हो गई है, तुम जाकर स्नान कर लो। दोपहर के समय सतीश बाबू घर से निकले और शहर के नामी समाचार पत्रों के दफ्तरों में जाकर यह विज्ञापन छपवा दिया। गहनों का डिब्बा मिला है, कब कहाँ खोया था, बक्से का रंग और बनावट क्या है और उसके भीतर कौन कौन से गहने मौजूद हैं। जो व्यक्ति इन सब बातों की सही जानकारी देगा उसे वो बक्सा लौटा दिया जाएगा। 17 नंबर पदम पुकुर रोड, खदिरपुर पर दावेदार स्वयं आकर अनुसंधान करें। पिछले कई दिनों की मानसिक उथल पुथल और रातों की बेबसी के बाद आज सतीश बाबू को गहरी और सुकून की नींद आई। बड़े दिन यानी क्रिसमस की छुट्टियां समाप्त हो गई हैं और महानगरीय जीवन फिर से अपनी पुरानी रफ्तार पर लौट आया है। सतीश बाबू हमेशा की तरह अपनी जीविका के लिए कचहरी जा चुके हैं और बीमल अपने स्कूल चला गया है। दोपहर की सुनहरी धूप खिली है और सरमा भोजन के पश्चात छत पर आई हैं। वे अपने गीले बाल सुखा रही हैं और साथ ही एकाग्रता के साथ सुपारी काटकर एक बड़ी डलिया में करीने से सजा रही हैं। मनोरमा नीचे शांत कमरे में बैठी अपनी किसी प्रिय पुस्तक में खोई थी। तभी वह अचानक सीढ़ियों से भागती हुई ऊपर आई और उत्तेजना भरे स्वर में अपनी मां से बोली, मां, देखो हमारे घर के सामने कोई अनजान वाहन आकर रुका है। सरमा ने हाथ रोककर पूछा, कहाँ रे? मनोरमा ने बड़े कौतूहल से बताया, नीचे सड़क पर एक बड़ी गाड़ी खड़ी है, उसका कोचवान राम टहल से कह रहा है कि यही 17 नंबर घर है। गाड़ी से एक नौकरानी उतरी है और वह नीचे कुछ पूछताछ कर रही है। अभी वे दोनों बात कर ही रही थीं कि तभी नीचे से किसी अपरिचित महिला का स्पष्ट स्वर सुनाई दिया। नौकरानी के वेश में एक स्त्री फुर्ती से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आई और शर्मा को देखते ही उसने सीधे लहजे में पूछा, क्या आप ही इस घर की मालकिन हैं? शर्मा ने अपनी सुपारी काटने वाली सरौता को विराम दिया और शालीनता से जवाब दिया, हाँ, कहो क्या बात है, तुम कहां से आ रही हो? उस नौकरानी ने हाफते हुए और रुक रुक कर अपनी बात रखी। हम सब कोलकाता के मुख्य शहर से आ रहे हैं गो। हमारी मालकिन आपसे विशेष भेंट करने आई हैं। वे अभी नीचे गाड़ी में ही बैठी हैं।
शर्मा तुरंत अपनी जगह से खड़ी हो गई। उनके चेहरे पर एक अनजाना विस्मय और अतिथि के प्रति सहज स्वागत के भाव तैरने लगे। उन्होंने मर्यादापूर्ण स्वर में कहा, कहाँ है वे? उन्हें ससम्मान ऊपर ले आओ ना। जी अच्छा मां, अभी लेकर आती हूं। ये कहकर नौकरानी फुर्ती से नीचे की ओर दौड़ गई। शर्मा ने फौरन अपनी बेटी मनोरमा को आवाज दी, मनो, जरा इधर आओ तो मां। तुम लोगों के पढ़ने वाले कमरे में जो दरी बिछी है उसे जल्दी से ठीक करके बिछा दे, ताकि मेहमान के बैठने का उचित प्रबंध हो सके। 1 मिनट के भीतर ही एक प्रौढ़ महिला सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की मंजिल पर आईं। उनकी आयु लगभग 40 वर्ष के आसपास रहा होगा। उन्होंने अत्यंत सुंदर और कीमती रेशमी वस्त्र धारण किए थे, पर एक विचित्र विरोधाभास ये था कि उनके शरीर पर आभूषणों का नामो निशान तक नहीं था। वे कद में थोड़ी भारी और स्थूल थीं, पर उनका चेहरा किसी पूर्णिमा के चांद जैसा तेजस्वी और सुंदर था। शर्मा ने आगे बढ़कर शालीनता के साथ उनका स्वागत किया और कमरे की ओर संकेत करते हुए कहा, आइए, अंदर पधारी। वो महिला बरामदे की चौखट पर पहुंचते ही रुक गई और जोर जोर से हाँफने लगी। उन्होंने चेहरे पर एक फीकी मुस्कान लाते हुए कहा, बस अभी आती हूं मई। आखिर ये कितनी सी सीढ़ियां हैं, पर इन्हें चढ़ते ही मेरी तो सांस पूरी तरह फूल गई है। इस भारी शरीर में अब पहले जैसी शक्ति नहीं बची। चलिए। ये कहकर वे शर्मा के पीछे पीछे कमरे के भीतर दाखिल हुई। शर्मा ने उन्हें आदर के साथ बिछी हुई दरी पर बिठाया और स्वयं भी उनके समीप ही बैठ गई। वो महिला अब भी अपनी तेज चलती सांसों को सामान्य करने की एक निष्फल कोशिश कर रही थी। थोड़ा स्वस्थ होने पर उन्होंने कमरे के कोने में खड़ी मनोरमा की ओर देखा और पूछा, ये सुकन्या कौन है? तुम्हारी अपनी बेटी? अरे देखो, मैंने तो तुम्हें अनायास ही तुम कहकर संबोधित कर दिया, पर इसमें बुरा ही क्या है? क्या बोलती हो भाई? तुम तो देखने में मुझसे आयु में काफी छोटी लग रही हो। तुम अभी भी किसी नववधू जैसी कोमल हो, और मैं तो अब घर की बुजुर्ग मालकिन की श्रेणी में आ गई हूं, तो तुम्हें तुम कहना तो बड़े होने के हिसाब से गलत नहीं होगा ना? शर्मा ने मधुर और आत्मीय मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं है, आप बड़ी हैं। महिला ने अब अपनी आयु का एक काल्पनिक गणित बिठाते हुए पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी होगी भला? कोई 30 साल? शर्मा ने सादगी से कहा, नहीं, 28। 28? हाँ, तुम्हारी बनावट देखकर लगता है कि इतनी ही होगी। मेरी उम्र शायद 32 या 33 साल के आसपास लगता होगा तुमको। अच्छा, क्या तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि मैं इससे ज्यादा बड़ी हूं? मेरा पहला बेटा अविनाश जब मेरी गोद में आया तब मेरी आयु महज 14 वर्ष की थी। 14 पूरे करके 15वें साल में मैंने कदम ही रखा था। वो लड़का मेरा आज पूरे 24 साल का हो चुका है। इसी कार्तिक के महीने में उसका जन्मदिन बीता है। पिछले साल ही मैंने बड़े धूमधाम से उसकी शादी की है। मेरी बहू बड़ी सयानी और समझदार है। इसी भादों के महीने में उसने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया है। सच कहूं तो आप लोगों के पुण्य और आशीर्वाद से वो बच्चा बिल्कुल किसी नन्हे राजकुमार जैसा तेजस्वी दिखता है। बस अब वो सलावत रहे, यही भगवान से दुआ है। अब तुम खुद ही अपनी बुद्धि से हिसाब लगाओ कि यदि अविनाश के जन्म के समय मैं 15 की थी तो अब मेरी कुल आयु कितनी होगी? क्या 32-33 से एक दिन भी ज्यादा होना संभव है? शर्मा के लिए अब अपनी हंसी को दबाकर रखना लगभग असंभव होता जा रहा था। उस महिला के विचित्र तर्क और आत्मविश्वास को देखकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी भावनाओं को संभाला और चेहरे पर बनावटी गंभीरता लाते हुए पूछा, नहीं, आपकी गणना बिल्कुल सटीक होगी। अच्छा, ये तो बताइए कि आप इतनी दूर से कहाँ से आ रही हैं? महिला ने चहकते हुए कहा, बताती हूँ भाई, सब बताती हूँ, पर उससे पहले ये बताओ कि क्या तुम्हारे पास कुछ अतिरिक्त पान सजे हुए रखे हैं? यदि हो तो 2-4 अभी दे दो। मुझे पान चबाने की बहुत भयंकर लत है। मैं तो कुछ भी नहीं, मेरी मंजली जेठानी की चर्चा तो पूरे खानदान में है। वे बांकीपुर में रहती हैं और उनके पति वहां मुंसिफ के बड़े पद पर तैनात हैं। वे जिस रफ्तार से पान खाती हैं उसे देखकर मेरे देवर अक्सर मजाक में कहते हैं कि ये बहू पान खा खा कर ही एक दिन मेरा पूरा पुश्तैनी घर नीलाम करवाएगी। मैंने अपने चांदी के डिब्बे में ढेर सारे पान सजा कर रखे थे, पर अफसोस कि इस लंबे सफर में वे सब खत्म हो गए। आखिर रास्ता भी तो काफी लंबा था। अरे, ये तुम इतने सारे पान ले आई?
ओहो, ये तो बहुत सारे और ताज़ा है। अच्छा, मैं इनमें से 2 अभी खा लेती हूँ। अचानक वे महिला चौंक कर अपने माथे पर हाथ मारते हुए बोली, अरे मरी, मैं जर्दे के कीमती डिबिया तो नीचे गाड़ी में ही भूल आई। जी, ओ जी, जरा फुर्ती से दौड़कर नीचे जा और गाड़ी की सीट से मेरी जर्दे की डिबिया लेकर आ तो। ऐसी गंदी और पक्की आदत हो गई है कि बिना गया के जर्दे के पान गले के नीचे ही नहीं उतरता। क्या तुम भी थोड़ा बहुत जर्दा खाती हो? शर्मा ने सादगी से अपना सिर हिलाकर मना किया। नहीं, मैंने तो आज तक उसे चखा भी नहीं। महिला ने अधिकारपूर्ण स्वर में कहा, अच्छा, मेरी वो डिबिया आने दो, फिर थोड़ा चख कर देखना। मेरे पति हर महीने गया से विशेष डाक यानी वीपीके के जरिए ये खास जर्दा मंगवाते हैं। मैं तुम्हें पहले ही मशवरा दे देती हूं कि यदि कभी जर्दा खाने की आदत डालो तो सिर्फ गया वाला ही मंगवाना। वैसा विज्ञान, स्वाद और सौंधी खुशबू तुम्हें दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगी। मैंने लखनऊ का भी चखा है और काशी का भी। चखने के लिए अब कुछ बाकी नहीं रहा। पर जो रूहानी बात गया के जर्दे में है वो कहीं नहीं। लोग झूठी तारीफ करते हैं कि लखनऊ का जर्दा अच्छा होता है, पर तुम उन निरर्थक बातों पर ध्यान मत देना, वो सब महज मिट्टी है। महिला अपनी बात को पुख्ता करने के लिए आगे बोली, गया में आज के बाजार भाव से 1600 रुपए किलो वाला जो जर्दा मिलता है, उसके सामने लखनऊ का 8000 रुपए किलो वाला जर्दा भी पानी भरता है। ये बात मैं किसी भी अदालत में जाकर जज के सामने हलफनामा देकर कह सकती हूं। गया की चमारी साहू की पुरानी दुकान से ही मंगवाना, मैं खुद वही खाती हूं। वहां 3200 रुपए किलो वाला भी उपलब्ध है और 6400 वाला भी। पर हमें तो रोज की आदत है, तो रोज इतना महंगा जर्दा भला कैसे चलेगा? इसलिए मैं मध्यम वर्ग के हिसाब से 1600 वाला ही खाती हूं। मैं इतना हिसाब किताब करके चलती हूं, फिर भी मेरे पति मुझे फिजूलखर्च और उड़ाऊ कहते हैं। क्या उनकी तरह महाकंजूस ना होना ही उड़ाऊ होना है? वे मुझे लापरवाह और न जाने क्या क्या कहते रहते हैं। खैर, वे मेरे पति हैं और शास्त्रानुसार गुरु समान हैं। वे जो चाहे कहें। अब उनके खिलाफ कोई दीवानी मुकदमा करने तो नहीं जा रही, है ना भाई? अरे जी, ले आई, दे इधर। ये कहते हुए महिला ने डिबिया खोली और बड़ी शान के साथ थोड़ा जर्दा अपनी हथेली से उछालकर मुख गह्वर के भीतर डाल दिया। वो महिला अब मजे से पान चबा रही थीं और बीच बीच में जर्दे के तीखेपन का लुत्फ लेते हुए पूछताछ करने लगी। तुम्हारे पतिदेव कहाँ कार्य करते हैं? शर्मा ने संक्षिप्त और कोमल उत्तर दिया, अलीपुर की अदालत में। महिला ने अपनी घनी भौएं से कोड़ी और बड़ी उत्सुकता से पूछा, वहां वे आखिर क्या काम करते हैं? क्या वे नाजिर हैं या फिर सरिश्तेदार? नहीं नहीं, नाजिर या सरिश्तेदार तो बिल्कुल नहीं होंगे, वरना तुम्हारे शरीर पर सोने के ढेरों गहने लदे होते। मेरे पति अक्सर कहते हैं कि अदालतों के नाजिर और सरिश्तेदार बहुत संपन्न और अमीर लोग होते हैं। आखिर वे खुद हाकिम ठहरे तो सब अंदरूनी बातें जानते हैं। वे कहते हैं कि मेरे पास तो मेरे पिता के ज़माने की महज 2 जोड़ी पुराने शाल हैं, जिन्हें मैं किसी विशेष न्योते या बड़ी दावत में ओढ़कर जाता हूं। लेकिन अपने नाजिर और सरिश्तेदारों के ठाट बाट देखता हूं तो दंग रह जाता हूं। वे एक दिन कीमती हरा शाल ओढ़कर आते हैं, दूसरे दिन नीला, तीसरे दिन बादामी और चौथे दिन नींबू के चटक रंग वाला। उनके बाप दादा उनके लिए कितने जोड़ी शाल वसीयत में छोड़कर गए हैं, यह तो ईश्वर ही जाने। हां, मैं क्या कह रही थी, मैं फिर भूल गई। तुमने क्या बताया कि तुम्हारे पति आखिर क्या काम करते हैं? शर्मा ने गंभीरता से उत्तर दिया, वे वकील हैं। वकील? ओह, तब तो बहुत ही अच्छा है। वकालत का पेशा भी बहुत गौरवशाली और शानदार होता है। उसमें ढेरों पैसा और प्रतिष्ठा है। मुझे इस विज्ञान का पता है, क्योंकि मेरे पति की अदालत में कई नामी वकील काम करते हैं और अक्सर हमारे घर भी मिलने आते हैं। कोई महीने के 10,000 कमाता है, कोई 20,000, कोई 50 और कोई तो लाख रुपए की आय भी बना लेता है। वकीलों के पास बहुत अचल संपत्ति होती है भाई। हाँ, शुरुआत के कुछ वर्षों में थोड़ी तंगी और आर्थिक खींचतान जरूर रहती है। तुम्हारे पति अभी वकालत के क्षेत्र में बहुत पुराने नहीं हुए हैं, है ना भाई? शर्मा ने धीमे से कहा, जी नहीं। अच्छा, ये तो बताइए कि आपका निवास कहाँ है और आप कहाँ रहती हैं? मैं कहाँ रहती हूँ?
वो तो एक बहुत लंबी पेचीदा और रहस्यमयी कहानी है भाई। जियो जी, तू जरा नीचे जाकर आंगन में बैठ, कमरे का दरवाजा थोड़ा सा हटा दो, मुझे एक बहुत ही गुप्त और निजी बात करनी है। मनोरमा ने अपनी मां की ओर एक प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। शर्मा ने स्थिति को समझते हुए इशारा किया, बेटी तुम किवाड़ सटा दो और अगले कमरे में जाकर अपनी एकाग्रता से पढ़ाई करो। मनोरमा चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। कमरा एकांत होते ही वो महिला थोड़ा पास खिसक आई और अपनी आवाज को बहुत ही धीमा करते हुए बोली, मैं कौन हूं, मेरा ठिकाना कहाँ है और मेरा पूरा वृत्तांत क्या है? इसके बारे में तुम मुझसे कोई प्रश्न नहीं करोगी भाई, ये मैं तुम्हें पहले ही साफ साफ बता देती हूं। यदि ये बात कहीं बाहर रट गई या फैल गई तो मेरे लिए बहुत बड़ी सामाजिक मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लगभग आधा मिनट तक वे महिला किसी बहुत गहरे और गंभीर सोच में डूबी रहीं। फिर उन्होंने अपने कीमती रेशमी आंचल की गांठ को धीरे धीरे खोला और कागज का एक मुड़ा हुआ पुराना टुकड़ा बाहर निकाला। वो कागज शर्मा के हाथ में थमाते हुए उन्होंने बड़ी उम्मीद से पूछा, जरा इसे गौर से देखकर बताओ, क्या ये विज्ञापन तुम लोगों ने ही समाचार पत्र में छपवाया है? शर्मा ने उस कागज को हाथ में लिया, उसे पढ़ा और शांत भाव से कहा, जी हां, ये मेरे पति ने ही विज्ञापन दिया है। महिला की धड़कनें तेज हो गई। उन्होंने फुसफुसाते हुए पूछा, क्या वो बक्सा अभी तुम्हारे पास इसी घर में सुरक्षित रखा है? शर्मा ने आश्वस्त किया, हां, वो हमारे पास ही है। महिला की सुंदर आंखों में अचानक एक नई चमक और राहत की लहर दौड़ गई। उन्होंने विज्ञापन की तरह विवरण मिलाते हुए पूछा, क्या वो गहरे काले रंग का मजबूत कैश बॉक्स है? क्या उसके ढक्कन के चारों ओर सुनहरी महीन नक्काशी बनी है और वो हरे रंग के मखमली कवर से ढका हुआ है? शर्मा ने अपनी स्मृतियों से मिलान किया और अपने हाथों से एक अनुमानित आकार बताते हुए कहा, जी हां, बिल्कुल वैसा ही है। वो लगभग इतना बड़ा बक्सा है। हां, यह निर्णायक शब्द सुनते ही उस प्रौढ़ महिला का चेहरा किसी खिले हुए कमल की तरह खुशी से दमक उठा। उन्होंने एक बहुत ही लंबी और राहत भरी सांस लेते हुए गदगद स्वर में कहा, आहा, भाई तुमने आज मेरी जान बचा ली। वो कीमती बक्सा मेरा ही है। जब से वो अभागा बक्सा खोया है, मेरा मन इतना अशांत और उदास था कि मैंने इसके बारे में किसी को कानों कान खबर तक नहीं होने दी, यहां तक कि अपने पति को भी कुछ नहीं बताया। मैं तो हर पल डर के मारे मरी जा रही थी। न मेरे मुंह में अन्न का एक दाना जा रहा था और न ही गले से पानी नीचे उतर रहा था। वे स्वभाव से बहुत कंजूस और बेहद गुस्सैल इंसान हैं। यदि उन्हें जरा भी भनक लगती तो न जाने घर में क्या अनर्थ कर देते। वो कोई साधारण 1-2 रुपए की चीज नहीं थी भाई, पूरे 50,000 रुपयों के भारी गहने थे। कोई मजाक थोड़े ही है। वैसे भी वे मुझे हर बात पर उड़ाऊ और लापरवाह कहते रहते हैं। शुक्र है ईश्वर का कि वो मिल गया। अब सब मंगल ही होगा। मैंने आज सुबह ही अखबार के विज्ञापन में तुम्हारा पता देखा और अपनी भांजी के घर जाने का बहाना बनाकर यहां दौड़ी चली आई। अब देर मत करो और मेरा वो बक्सा मुझे लौटा दो। शर्मा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए और मर्यादा का पालन करते हुए कहा, वे अभी घर पर मौजूद नहीं हैं। उनके आए बिना मैं अपनी मर्जी से वो अमानत आपको कैसे सौंप सकती हूं? महिला ने व्याकुल होकर पूछा, वे आखिर कचेरी से कब तक वापस लौटेंगे? शर्मा ने उत्तर दिया, शाम के समय। ये सुनते ही महिला घोर चिंता में डूब गईं। वे माथे पर हाथ रखकर बोलीं, तब तो बड़ी विकट स्थिति पैदा हो जाएगी। क्या मैं तब तक यहां रुक पाऊंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि मेरी भांजी के घर से मुझे वापस ले जाने के लिए उन्होंने कोई दरबान या सिपाही भेज दिया तो मेरा सारा भंडा बीच सड़क पर फूट जाएगा और समाज में भारी किलंकारी हो जाएगी। शर्मा ने एक व्यावहारिक सुझाव दिया, क्या आप कल सुबह एक बार फिर यहां कष्ट कर सकती हैं? महिला ने कुछ पल सोच विचार किया और फिर कहा, क्यों नहीं आ सकती, जरूर आऊंगी। शर्मा ने विनम्रता से कहा, तो फिर आप मुझ पर एक एहसान कीजिए। आपका वो बक्सा कब, कहां और किन परिस्थितियों में खोया था और उसमें कौन कौन से विशेष गहने रखे थे, वो सब मुझे विस्तार से समझा जाइए। जब वे संध्या को घर आएंगे तो मैं उन्हें ये पूरा वृत्तांत सुना दूंगी। महिला कुछ देर तक गंभीर होकर सोचती रही। अंत में उन्होंने अपना मन बनाया और कहा, अच्छा तो फिर ध्यान से सुनो, मैं सब कुछ सच सच बताती हूं। हम पश्चिम के एक संपन्न शहर में रहते हैं। नाम रहने ही दो। मेरे पति वहां के बहुत बड़े हाकिम हैं। वे डिप्टी मजिस्ट्रेट हैं, मुंसिफ हैं या फिर सब जज, ये रहने ही दो।
मेरा मंझला बेटा यहाँ कलकत्ता के एक बड़े कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर रहा है। एक स्थानीय वकील ने कहाँ का वकील है ये भी रहने ही दो, अपनी बेटी के साथ मेरे सुपुत्र के विवाह का प्रस्ताव भेजा था। बेचारा काफी गरीब था। मुंगेर हमारे निवास तक चलकर गया था। मेरे पति ने जो दहेज का रेट और मर्यादा तय की, उसे सुनकर तो बेचारे के होश ही उड़ गए थे। पर मेरे बेटे को वो सुकन्या बहुत पसंद आ गई थी, इसलिए मैंने अपने पति को बहुत समझाया बुझाया और जैसे तैसे 15-20 हजार के आभूषण, 5,000 की दान सामग्री और 5,000 बिल्कुल नकद, कुल मिलाकर 25 से 30 हजार के दहेज पर उन्हें राजी कर लिया। वो वकील बाबू भी अंततः मान गए। मेरे पति ने 1 महीने की लंबी छुट्टी ली। कलकत्ता में एक हवादार घर किराए पर लिया गया और हम सब सपरिवार यहाँ आ रहे थे। हमें मेल ट्रेन में कोई रिजर्वेशन नहीं मिल सका तो हम पैसेंजर गाड़ी के आरक्षित डिब्बे में आए। सुबह गाड़ी में बैठे थे, पूरा दिन यात्रा में बीत गया और रात के करीब 1 बजे हम थके हारे हावड़ा स्टेशन पहुंचे। वो गहनों का बक्सा मेरे सुरक्षित हाथ में था और उनके मजबूत हाथ में उनका कुरियर बैग। कुलियों के सिर पर सारा तामझाम लदवाकर हम स्टेशन से बाहर निकले। इसी समय शर्मा ने उन्हें बीच में टोकते हुए बड़े कौतूहल से एक प्रश्न पूछा। आप किस विशेष तिथि को हावड़ा पहुंची थी? क्या आपको वो तारीख याद है? वो महिला अपनी आप बीती सुनाते हुए अब काफी उत्तेजित हो उठी। उन्होंने हाथ नचाते हुए बताया, वह जिस दिन कचहरी की छुट्टियां घोषित हुई थीं, उसी के ठीक अगले दिन की घटना है गो, यानी बड़े दिन से ठीक 1 दिन पहले। हावड़ा स्टेशन के बाहर कुलियों के सिर पर सारा बोझ लदवाकर हम उस स्थान पर आए जहां किराए की गाड़ियां कतार में खड़ी रहती हैं। वहां आधी रात को भी अजीब आपाधापी और शोर मचा था। कोई गाड़ीवान 2 रुपए मांग रहा था तो कोई 7 रुपए, कोई 1.5 रुपए पर अपनी जिद अड़ाए बैठा था। पर मेरे पति ठहरे पक्के हाकिम, कानून के पक्के। उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया कि 1 रुपए से 1 पैसा भी अतिरिक्त नहीं दूंगा। यदि इसी दर पर जाना हो तो चलो। अंत में 1.25 रुपए में एक फिटन गाड़ी तय हुई। कुलियों ने सारा सामान गाड़ी की छत पर लादना शुरू किया और मैंने वो भारी गहनों का बक्सा सुरक्षित रखने के लिए गाड़ी के भीतर रख दिया। वो इतना वजनी और भारी था कि उसे उठाते उठाते मेरी कलाई ही भर गई थी। महिला ने एक लंबी और गहरी सांस ली और आगे का किस्सा सुनाया। मैं अभी गाड़ी में बैठने ही जा रही थी कि तभी एक दूसरा चालाक गाड़ीवान दौड़ता हुआ आया और विनीत स्वर में बोला, बाबूजी, मैं आपको महज 18:30 आने में आपकी मंजिल तक ले चलूंगा। अब मेरे पति की किफायतशारी और कंजूसी देखिए। उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की और तुरंत पूछा, 18 आने में चलोगे? तो फिर चलो, तुम्हारी ही फिटन में चलते हैं। बस फिर क्या था, दोनों गाड़ी वालों के बीच भयानक गाली गलौच और झगड़ा शुरू हो गया। हाथापाई की नौबत आ गई। मैं तो डर के मारे कांप रही थी कि कहीं कोई बड़ी पुलिस केस या फौजदारी दंगा ना हो जाए। मेरे पति ने कड़क कर आदेश दिया, ओ कुलियों, सारा माल वापस उतारो, क्या तमाशा देख रहे हो? उन्होंने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा कि चलो इस दूसरी गाड़ी में बैठो। मैं डरी सहमी उनके पीछे पीछे चली गई। उनका स्वभाव ही ऐसा कठोर है कि उनके सामने किसी की एक नहीं चलती। पर उस घबराहट, हड़बड़ी और दहशत के माहौल में मुझे ये होश ही नहीं रहा कि मेरा वो बेशकीमती गहनों का बक्सा तो पहली वाली फिटन गाड़ी के भीतर ही छूट गया है। शर्मा ने एक एक शब्द को बहुत ही क्लिनिकली और गौर से सुना और फिर एक अत्यंत अर्थपूर्ण प्रश्न पूछा, आपके होनहार बेटे का विवाह अब कब संपन्न होगा? ये पूछते ही उस महिला का तेजस्वी चेहरा एकदम से उतर गया और पीला पड़ गया। उन्होंने अत्यंत उदास और पराजित स्वर में कहा, अब कब होगा भाई, ये तो अब विधाता ही जानता है। वो अच्छा रिश्ता तो पूरी तरह टूट चुका है। सब कुछ पक्का हो चुका था, पर अभी परसों नरसों ही उस लड़की के लाचार पिता ने उन्हें एक पत्र लिखा है कि इतनी बड़ी भारी रकम का प्रबंध करना उनके बस के बाहर है, इसलिए आप अपने सुपुत्र के लिए कहीं और अच्छा रिश्ता देख लें। जब से ये खबर आई है, मेरा बेटा सचिन मुंह लटकाए उदास घूम रहा है। उसे वो लड़की पहली ही नज़र में बहुत पसंद आ गई थी। अभी 2-3 और प्रतिष्ठित जगहों पर बातचीत चल रही है, पर लड़कियां उतने सुंदर नहीं हैं, इसलिए हमारा मन नहीं मान रहा। देखती हूं यदि कोई अच्छी कन्या मिल जाए। अच्छा भाई, अब बहुत देर हो गई है, मैं विदा लेती हूं। अपने पति को ये सारा वृत्तांत सुना देना। शर्मा ने एक मंद मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, आप कृपया 1 मिनट के लिए रुकिए। ये कहकर शर्मा उठी और भारी कदमों से घर के भीतरी कक्ष में धईं। महज 2 मिनट बाद वे वही हरे मखमली कवर वाला भारी और रहस्यमय बक्सा उठाकर लाईं और उस महिला के सामने मेज पर रख दिया। वे गंभीरता से बोली, ये लीजिए अपना बक्सा, गौर से देखिए कि यही आपकी वो अमानत है। यही तो है,
महिला ने झपटकर और कांपते हाथों से अपने आंचल की गांठ से चाबी निकाली और पलक झपकते ही उस बक्से का ताला खोल दिया। भीतर सोने के गहनों की वही दिव्य चमक और वैभव देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। शर्मा ने शिष्टता से और क्लिनिकली कहा, आप एक बार आश्वस्त होकर अच्छी तरह जांच लीजिए कि आपकी सारी कीमती चीजें इसमें सही सलामत मौजूद हैं या नहीं। महिला ने विस्मय से अपने गाल पर हाथ रखा और रुंधे हुए कंठ से कहा, ओ मां, तुमने तो मुझे पूरी तरह हैरान कर दिया भाई। क्या तुम वे महान लोग हो जो पराई चीज पर अपनी नीयत खराब करोगे? यदि ऐसा होता तो तुम सब कुछ चुपचाप हड़प सकते थे। विज्ञापन देने का इतना बड़ा जोखिम लेने की क्या आवश्यकता थी? पर भाई, तुम जो मुझे यह बक्सा अभी सहर्ष ले जाने को कह रही हो, क्या इसके लिए तुम्हें अपने पति वकील बाबू से परमिशन नहीं लेनी चाहिए? अभी तो मैंने तुम्हें उन तमाम गहनों की पूरी लिस्ट भी विस्तार से नहीं सुनाई है। शर्मा ने अत्यंत शांत, गरिमापूर्ण और गौरवमयी स्वर में उत्तर दिया, अब और किसी सांसारिक प्रमाण या लंबी सूची की कोई आवश्यकता नहीं बची है। मैंने आपको पूरी तरह पहचान लिया है। महिला ने बड़े अचरज और विस्मय से पूछा, मुझे पहचान लिया? बताओ तो भला मैं कौन हूं? शर्मा ने उनकी आंखों में अपनी गहरी आंखें डालकर दृढ़ता से कहा, आप मुंगेर के उसी प्रभावशाली सब जज महेंद्र बाबू की धर्मपत्नी हैं, और जिस सुयोग्य बेटे के विवाह की चिंता लेकर आप यहां भटक रही हैं, उसका नाम शचीन है। वो महिला पूरी तरह निशब्द और पत्थर की तरह सन्न रह गई। वे विस्मय से फटी हुई आंखों से काफी देर तक शर्मा का शांत चेहरा निहारती रहीं। अंत में उनकी कांपती हुई आवाज निकली, और तुम आखिर कौन हो? शर्मा के कोमल होठों पर एक बहुत ही सूक्ष्म, सादगी भरी और रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। उन्होंने बिना किसी उत्तेजना के बहुत ही शांत स्वर में सत्य उजागर किया, जिस रूपवती कन्या के साथ आपके सुपुत्र का पावन रिश्ता तय हो रहा था और फिर टूट गया, उस अभागी लड़की की मां मैं ही हूं। बड़े दिन से ठीक एक दिन पहले मेरे पति बड़ी उम्मीद लेकर वर्धमान गए थे। वहां से उन्हें अपनी इकलौती बेटी के सुख के लिए किसी भी तरह 10,000 रुपयों का प्रबंध करना था, पर अफसोस कि वहां से उन्हें कोरी निराशा और खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। उसी उदासी में वे रात को 1:45 बजे वाली पैसेंजर ट्रेन से हावड़ा पहुंचे और तांगा करके अपने घर आए। उन्होंने अपनी घोर मानसिक थकान में गाड़ी के भीतर रखा वो बक्सा देखा ही नहीं था। घर पहुंचने पर जब हमारे वफादार नौकर राम टहल ने सारा सामान उतारा तो बाकी चीजों के साथ वो बक्सा भी अनजाने में ऊपर ले आया। जब मेरे पति ने उसे अचानक देखा तो वे बुरी तरह दंग रह गए और ईश्वर के इस प्रलोभन से डर गए। वो महिला अब अपना गाल पकड़कर फर्श पर बैठ गईं और गहरी आत्मग्लानि और सोच में डूब गईं। उनकी आंखों में विस्मय, आश्चर्य और गहरा पश्चाताप एक साथ बिजली की तरह उभर आए। अंत में उन्होंने एक ठंडी और बोझिल सांस भरते हुए पूछा, तो फिर तुम ही उस सुलक्षणा लड़की की मां हो? शर्मा ने एक उदास मुस्कान के साथ अपनी गर्दन झुका ली और कहा, हाँ, मैं ही उस अभागी लड़की की मां हूं। महिरा ने बड़े कौतूहल से पूछा, अब अच्छा एक बात सच बताना भाई, क्या महज उन 10,000 रुपयों की वजह से यह अच्छा रिश्ता टूट गया? हाँ, बस उन्हीं रुपयों की कमी के कारण। महिला ने बड़े अफसोस के साथ अपना माथा पीट लिया। हाय हाय, कितना अनर्थ हो गया। तुम्हारी बेटी तो वास्तव में हीरा है भाई। सच कहूं तो उसे देखते ही मेरे मन में ये बात आई थी कि काश ऐसे ही सुंदर और गुणी बहू मेरे घर आए। शर्मा कुछ देर तक मौन रहीं और अपनी भावनाओं को संभालती रहीं। फिर उन्होंने नजरें उठाकर बड़े साहस के साथ कहा, तो फिर आप उसे ही अपनी बहू क्यों नहीं बना लेती? आखिर ये सब तो अब आपके ही हाथ में है। महिला ने एक लंबी और बेबस सांस छोड़ी। उन्होंने कहा, मेरी तकदीर ही फूटी है। यदि सब कुछ मेरे हाथ में होता तो फिर चिंता ही किस बात की थी? अच्छा, अपनी बेटी को एक बार यहां बुलाओ तो सही भाई। शर्मा ने मनोरमा को आवाज दी। जैसे ही वो कमरे में आई, शर्मा ने कहा, बेटी, इन्हें सादर प्रणाम करो। मनोरमा ने बड़ी शालीनता के साथ झुककर सब जज गृहिणी के चरण स्पर्श किए। महिला ने उसे बड़े स्नेह के साथ अपने पास बिठा लिया और उससे ममता भरे ढेरों सवाल पूछने लगी। अंत में उन्होंने एक और पान चबाया, थोड़ा जर्दा मुंह में डाला और खड़ी हो गईं। विदा लेते समय उन्होंने शर्मा से कहा, अच्छा, आज मैं चलती हूं भाई। अपना बक्सा लेकर जा रही हूं। कल या परसों मैं फिर से यहां आऊंगी। अगले ही दिन वे फिर से हाजिर हुईं। सीढ़ियां चढ़ने की थकान जब थोड़ी कम हुई तो उन्होंने शर्मा को एक कोने में ले जाकर बहुत ही धीमी और गोपनीय आवाज में कहा, देखो भाई, मैंने अपने पति को बहुत समझाया बुझाया और ढेरों मिन्नतें की, पर वे एक पैसा भी कम करने को राजी नहीं हुए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में उनके जैसा कंजूस इंसान नहीं देखा।
मुझे इस बात का बहुत मलाल था कि महज 10,000 रुपयों की वजह से मैं ऐसी लक्ष्मी जैसी बहू खो दूंगी। इसलिए मैं वे रुपए अपने साथ ही लेकर आई हूं। ये लो, नोटों की ये गड्डी अपने पास रखो। ये पैसा तुम मुझे ही दहेज के रूप में वापस दोगी। आखिर तुम इसे अपने पास तो नहीं रखोगी ना? तुम अपने मन में रत्ती भर भी संकोच या किंतु परंतु मत रखना भाई। अपने पति से कहना कि वे कल ही हमारे निवास पर आएं और विवाह की तारीख और बाकी रस्में पक्की कर लें। महिला ने एक बार फिर सचेत करते हुए कहा, पर भाई एक बात बहुत ध्यान से सुनो। हाँ, बहुत सावधान रहना। मैं जो ये नोट देकर जा रही हूं, इसकी भनक कागों और परिंदों को भी नहीं होनी चाहिए। यदि मेरे पति को जरा भी पता चला तो वे भारी अनर्थ कर देंगे, बिल्कुल आग बबूला हो जाएंगे। वैसे ही वो हर वक्त मुझे उड़ाऊं कहते रहते हैं। हाँ भाई, क्या मैं सचमुच उड़ाऊं हूं? ये कहते हुए उन्होंने नोटों का बंडल शर्मा के हाथ में थमा दिया। शर्मा की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उन्होंने श्रद्धा के साथ उन महिला के चरण स्पर्श किए और गदगद कंठ से बोली, नहीं, आप उड़ाऊ नहीं हैं। आप तो साक्षात मां लक्ष्मी हैं। आप साक्षात कमला हैं। समाप्त।